मास्टर कॉन्फ़िगरेशन, कैसे बिजी के अंदर मास्टर क्रिएट करते हैं, क्योंकि सबसे पहले आप जब भी कंपनी क्रिएट करेंगे सबसे पहले आपका रोल यही होगा कि मास्टर क्रिएट करना। तो आप अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट में आप अपनी पार्टी क्रिएट करेंगे, अपना बैंक क्रिएट करेंगे, अपने एक्सपेंसेस क्रिएट करेंगे, लाइबिलिटीज, एसेट्स, ये सब कुछ आप मास्टर के अंदर क्रिएट, अकाउंट्स के अंदर क्रिएट करेंगे। कैसे आइटम क्रिएट करते हैं, यूनिट कैसे बनाते हैं, मटेरियल सेंटर कैसे बनाते हैं, ये सब कुछ कल के क्लास में हमने देखा था। फिर ट्रांजैक्शन कैसे पोस्ट करते हैं, सेल, परचेज, पेमेंट, रिसीट, जनरल कॉन्ट्रा। एंड नेक्स्ट, चेंज फाइनेंशियल ईयर, कैसे बिजी के अंदर हम फाइनेंशियल ईयर चेंज करते हैं। आज अभी 22-23 चल रहा है, कल को 23-24 आएगा। देन उस केस में कैसे हम फाइनेंशियल ईयर चेंज करते हैं, उसकी एंट्री वगैरह कैसे करते हैं। फिर नेक्स्ट, बिजी एजेंट, जो कल का टॉपिक था वो आज कवर करेंगे, वो कल पेंडिंग था। तो और फिर उसके बाद डे 2 में जो आज का अपना टॉपिक होगा वो है यूजर क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन, कैसे बिजी के अंदर हम यूजर क्रिएट करते हैं और उसको किस तरीके से राइट्स डिफाइन करते हैं। अगर एक ही कंपनी के अंदर मल्टीपल लोग काम करने वाले हैं, मल्टीपल यूजर हैं, तो उनके सबके अलग अलग राइट्स होंगे। कोई सेल करेगा, कोई परचेज करेगा, तो जो उसका काम है उसी के अकॉर्डिंग उसको राइट्स देंगे, जिससे कि वो बाकी की एक्स्ट्रा चीजें ना देख पाए। रीजनल सेटिंग, क्या रोल है बिजी के अंदर रीजनल सेटिंग का, क्या रोल है बिजी के अंदर डिस्प्ले सेटिंग का। और अकाउंट्स, अकाउंट फीचर के अंदर कुछ फीचर्स हैं जो कि आज के सेशन में हम चेक करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो अपना कल का एक पेंडिंग टॉपिक है वो है बिजी एजेंट। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बिजी एजेंट होता क्या है। तो बिजी एजेंट एक यूटिलिटी है जिसके थ्रू बिजी के डेटा का ऑटोमेटिक बैकअप हो सकता है। बिजी एजेंट एक यूटिलिटी है जो कि बिजी के डेटा का ऑटोमेटिक बैकअप लेता है। वो बैकअप आपके सिस्टम पे भी रख सकते हैं और साथ ही साथ आप गूगल ड्राइव पे रखना चाहें तो गूगल ड्राइव पे भी डायरेक्टली बैकअप को सेव कर सकते हैं। उसके लिए मैनुअली कुछ भी नहीं करना, वो यूटिलिटी ऑटोमेटिकली सारा काम करेगी। आप अपना काम करते रहिए बिजी के अंदर, वो जो भी आपने टाइम स्पेसिफाई किया, जो भी आपने टाइम मेंशन किया हुआ है उस यूटिलिटी के अंदर, वो ऑटोमेटिकली उस टाइम पर बैकअप ले लेगा। तो उसमें हमें किसी भी बातों का ध्यान नहीं रखना, बस सिस्टम ओपन होना चाहिए, बिजी भी ओपन होना जरूरी नहीं है। अब उस यूटिलिटी को डाउनलोड करने के लिए एक तो बिजी के अंदर ही ऑप्शन है डाउनलोड बिजी एजेंट। आप यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे और ओके करके सिंपल डाउनलोड कर लेंगे। और दूसरा, अगर आपको डाउनलोड करना है तो कल हमने एक अपनी वेबसाइट नोट करी थी www.busy.in, वो साइट पे भी विजिट करके रिसोर्स में डाउनलोड में यहाँ पे भी एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड बिजी एजेंट, तो यहाँ से भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। सिंपल डाउनलोड करने के बाद डेस्कटॉप पे सेटअप आ जाएगा, उसको इंस्टॉल करेंगे। ध्यान रहे जहां पे बिजी इंस्टॉल किया हुआ है उसी जगह पे उसी ड्राइव के अंदर बिजी एजेंट को भी इंस्टॉल करना है। अगर आपके ध्यान में नहीं है कि बिजी कौन सी ड्राइव में इंस्टॉल किया है, तो उसके लिए आप सिंपल राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके चेक भी कर सकते हैं कि बिजी जो है सी ड्राइव के अंदर बिजी विन फोल्डर के अंदर इंस्टॉल्ड है। कई बार क्या होता है कि हम फोल्डर का नाम चेंज कर देते हैं, फिर ध्यान में नहीं होता, तो आप सिंपल इस पे राइट क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि उसी फोल्डर के अंदर आपको बिजी एजेंट भी इंस्टॉल करना है। आप इस पे सिंपल क्लिक करेंगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट, इंस्टॉल। सिंपल ऐसे ही नेक्स्ट 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 करना है और वो बिजी एजेंट इंस्टॉल हो जाए। बिजी एजेंट इंस्टॉल होने के बाद अभी के लिए मैं इसको बंद करता हूँ। आपके पास कुछ इस तरीके से आइकन आ जाएगा डेस्कटॉप पे। आपको वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन करनी, जिसमें सबसे पहली कॉन्फ़िगरेशन होगी जनरल कॉन्फ़िगरेशन।
अगर एक्सेस डेटाबेस है तो एक्सेस डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे, एसक्यूएल है तो एसक्यूएल डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे। वो लाइसेंस जिसका भी होगा आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। एक्सेस डेटाबेस है तो यहाँ पे आपको पाथ बताना है कि जो भी आपका डेटा है उसको वो कहाँ पे है, किस ड्राइव में है। हो सकता है आपने डी ड्राइव में रखा हो डेटा, तो आप डी ड्राइव का पाथ बता देंगे। हो सकता है आपने किसी और ड्राइव में रखा हो, तो उस ड्राइव का डेटा पाथ आप यहाँ पे बता देंगे। अगर एडिशनल है मतलब मल्टीपल डेटा पाथ है, जैसे सीए अकाउंटेंट होते हैं उनके पास मल्टीपल डेटा पाथ्स होते हैं, उनके पास मल्टीपल लोगों के डेटा होते हैं, तो वो अलग अलग फोल्डर में अलग अलग जगह पे अलग अलग ड्राइव में रखते हैं। तो उस केस में यहाँ पे एडिशनल डेटा पाथ का भी ऑप्शन है। वो 10 एडिशनल डेटा पाथ भी बता सकते हैं कि कोई सी ड्राइव में डेटा रखा हुआ है, कोई सी ड्राइव के अंदर बिजी फोल्डर के अंदर डेटा रखा हुआ है, कोई सी ड्राइव के अंदर बिजी विन फोल्डर के अंदर डेटा रखा हुआ है। तो वो सभी मैक्सिमम 10 पाथ यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद टेक बैकअप फॉर एडिशनल डेटा पाथ, क्या एडिशनल डेटा पाथ में जो आपने पाथ बताया उसका भी बैकअप लेना है, तो आप इसको यस कर देंगे कि इसका भी बैकअप लेना है। फिर उसके बाद सेंड नोटिफिकेशन थ्रू ईमेल, अगर आप चाहते हो कि बैकअप की नोटिफिकेशन, ध्यान रहे बैकअप की सिर्फ नोटिफिकेशन की बैकअप सक्सेसफुली हो चुका है, बैकअप नहीं आएगा मेल पे। बैकअप का नोटिफिकेशन कि बैकअप सक्सेसफुली डन हो चुका है, उसके लिए आप यहाँ पे ईमेल कॉन्फ़िगरेशन पे टिक लगा के यहाँ ईमेल आईडी वगैरह मेंशन कर सकते हैं। सेम वैसे ही बिजी की एक एप्लीकेशन होती है बिजी बीएनएस के नाम से, बिजनेस नोटिफिकेशन सर्विस। ये आपको सिंपल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, इसमें अपना मोबाइल नंबर एक रजिस्टर कर लेंगे। उसके बाद आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर बता देंगे, जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर किया होगा। तो फोन पर भी आपको नोटिफिकेशन मिलने लगेगी कि ये बैकअप आपका इस कंपनी का बैकअप सक्सेसफुली डन हो चुका है। किसी कारण से फेल होगा तो उसका भी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसको हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अगर बैकअप कॉन्फ़िगरेशन लोकल के लिए करना है तो आप लोकल पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे और कहाँ पे बैकअप लेना है तो आप यहाँ पे पाथ बता देंगे। आपने कहा डी ड्राइव के अंदर बिजी नाम का एक फोल्डर है, वहां पे मेरे को बैकअप लेना है। अब इसके बाद डेट कंपनी वाइज, मतलब ये कह रहा है कि आपने डेटा का पाथ तो बता दिया कि कहाँ पे बैकअप लेना है वो बता दिया, अब वो फोल्डर कैसे क्रिएट करे। अगर मान लीजिए 10 कंपनियां हैं तो फोल्डर किस बेसिस पे क्रिएट करें, या सिंगल कंपनी भी है क्योंकि वो तो डेली बैकअप लेगा, तो किस बेसिस पे फोल्डर क्रिएट करें वहां पे। तो डेट कंपनी वाइज मींस पहले डेट का फोल्डर क्रिएट करें, उसके अंदर कंपनी वाइज फोल्डर क्रिएट करें, या कंपनी डेट वाइज यानी जितनी कंपनियां हैं उसका फोल्डर क्रिएट करें और उन्हीं के अंदर अपने अपने अलग अलग डेट का फोल्डर क्रिएट करें। तो जैसे भी चाहिए वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सभी कंपनीज का बैकअप लेना है या सिलेक्टेड कंपनीज का बैकअप लेना है। हो सकता है लिस्ट में 10-15 कंपनियां हो और उसके बाद 10-15 में से 12-13 कंपनियां काम की हो, 2-3 कंपनियां आपने टेस्टिंग पर्पस के लिए बना रखी थी, उसका बैकअप नहीं लेना। तो यहाँ पे आप सेलेक्टेड कंपनीज चूज कर सकते हैं। सेलेक्टेड कंपनीज पे क्लिक करेंगे, जिस कंपनी का बैकअप लेना है उस पर डबल क्लिक करेंगे। संडे मंडे ट्यूसडे सेलेक्ट ऑल, जिस जिस दिन जिस दिन आपको बैकअप लेना है वो सेलेक्ट कर लेंगे। सभी फाइनेंशियल ईयर का बैकअप लेना है, करेंट फाइनेंशियल ईयर का बैकअप लेना है, या करेंट और प्रीवियस ईयर का सिर्फ बैकअप लेना। अभी मैंने कहा ऑल फाइनेंशियल ईयर। बिजी एजेंट के थ्रू आप एक दिन में 3 बार मैक्सिमम बैकअप ले सकते हैं, यहाँ पे हमने 3 बता दिया। जो भी टाइम आपका प्रेफर्ड टाइम हो, सुटेबल टाइम हो, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, 12 बजे, 3 बजे, 6 बजे, जो भी आपको लगता हो टाइम आप यहाँ पे 3 टाइम बता देंगे। उसके बाद मैक्सिमम 99 डेज तक के बैकअप को आप सेव करके रख सकते हैं। मैक्सिमम 99 डेज तक के बैकअप को सेव करके रख सकते हैं अगर आपने यहाँ पे 99 बताया हुआ है तो। वैसे अभी मैंने यहाँ पे 7 डेज बताया हुआ है कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ 7 डेज तक का ही बैकअप सेव करना है। उसके बाद इसको भी सेव कर दिया और उसके बाद इसको भी सेव कर दिया, कॉन्फ़िगरेशन सेव्ड सक्सेसफुली। अब अगर आपको गूगल ड्राइव पे बैकअप लेना है तो आप गूगल ड्राइव पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपनी मेल आईडी मेंशन करेंगे गूगल जीमेल की और ऑथराइज करेंगे। ऑथराइज करने के बाद जब आप यहाँ पे मेल आईडी बताओगे तो उस केस में वो मेल आईडी पीछे लॉगिन भी होनी चाहिए।
वन टाइम लॉगिन करके आपको यहाँ पे ऑथराइज करना है। एक बार करने के बाद फिर आप लॉग आउट कर सकते हो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑथराइजेशन सक्सेसफुल। सेम इसमें भी डेट कंपनी वाइज या कंपनी डेट वाइज, ऑल कंपनीज या सेलेक्टेड कंपनीज। तो आपने यहाँ पे भी कह दिया ऑल सेलेक्टेड कंपनीज, इस पे कर लिया। मैक्सिमम 3 दिन का बैकअप लेना है, एंटर करके सेव कर दिया, ऑल कंपनीज पर से हटा दिया और इसको भी सेव कर दिया। अब इसके बाद इस यूटिलिटी के अंदर नीचे आप देखोगे तो एक ऑप्शन होता है ऐड टू स्टार्टअप, इस पर क्लिक करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप सिस्टम को रिबूट करेंगे, जैसे आपका काम हो गया, आपने सिस्टम शट डाउन कर दिया, अब कल को वापस से आप सिस्टम ओपन करेंगे तो आपको वापस से ये यूटिलिटी ओपन करने की जरूरत नहीं है। आपने ऐड टू स्टार्टअप लगा दिया, इट मींस ये यूटिलिटी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी और बैकएंड में चलती रहेगी। तो ऐड टू स्टार्टअप करना कंपलसरी है। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब इसके बाद इस यूटिलिटी को कभी भी क्लोज नहीं करना, हमेशा मिनिमाइज करना। अगर आपने किसी कारण से इसको ओपन किया तो इसको क्लोज नहीं करना है, इसको मिनिमाइज करना है। दूसरा, अब यहाँ पे अगर हम बैकअप नाउ पे क्लिक करेंगे तो वो बैकअप स्टार्ट हो जाएगा। गूगल ड्राइव पे बैकअप देखना है तो आप इस पे क्लिक करोगे और गूगल ड्राइव पे सीधा बैकअप दिखा देगा आपको। गूगल ड्राइव की स्पेस चेक करना है, आप इस पे क्लिक करेंगे, गूगल ड्राइव की स्पेस आ जाएगी। जैसे मैंने यहाँ बैकअप नाउ किया। लोकल ड्राइव पे बैकअप लेना है तो मैंने कहा लोकल ड्राइव पे ले, तो विद इन अ सेकेंड आप देखोगे, क्योंकि डेटा में अभी कुछ है नहीं। तो इसलिए बिजी क्रैश कोर्स डे 2 एक कंपनी है कॉम्प वन के नाम से, उसका डेटा बैकअप सक्सेसफुली हो चुका है। अगर मैंने यहाँ पे बीएनएस भी लगा रखा, मैंने यहाँ पे नंबर मेंशन कर दिया, वही नंबर मेंशन करेंगे जो बीएनएस पे रजिस्टर भी करेंगे। बैकअप नाउ पे क्लिक करेंगे, अगेन लोकल ड्राइव पे, तो आप यहाँ देखोगे बिजी नोटिफिकेशन प्रोग्रेस, तो बिजी नोटिफिकेशन भी सेंड हो जाएगी और मेरे फोन पे बिजी बीएनएस एप्लीकेशन के अंदर वो नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका डेटा बैकअप सक्सेसफुली हो चुका है। तो इस तरीके से अगर आपको फोन पे भी बैकअप चाहिए तो आप फोन पे भी बैकअप ले सकते हैं, फोन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर ऐसे ही अगर बैकअप ना हो करके गूगल ड्राइव पे बैकअप लें, गूगल ड्राइव सर्विस स्टार्टेड, ये कनेक्ट करने के बाद वहां पे बैकअप को सेव कर देगा। ये यूटिलिटी बहुत यूजफुल है आज के टाइम पे, क्योंकि वायरस के अटैक्स, सिस्टम में प्रॉब्लम, ये सब कुछ कॉमन हो चुका है। तो एक बार अगर आपका डेटा लॉस होगा तो वो बहुत हैवी नुकसान होगा, क्योंकि सेटअप वगैरह, लाइसेंस फाइल, ये सब आपको दोबारा मिल जाएंगी, बट आपका डेटा बैकअप आप ही के पास होगा, उसका कोई भी रिकॉर्ड कंपनी के पास नहीं है। तो इसलिए वो डेटा जाएगा तो फिर वो हैवी लॉस होगा। तो इसके लिए ये यूटिलिटी यूज करेंगे। गूगल ड्राइव पे बैकअप लीजिए, लोकल ड्राइव पे बैकअप लीजिए, मैक्सिमम 2-3 कॉपीज अपने पास हर एक डेटा की रखिए, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से बैकअप गूगल ड्राइव सर्विसेज कंप्लीटेड, यानी डेटा बैकअप सक्सेसफुली हो चुका है। अब अगर आपको चेक करना है तो व्यू ऑन गूगल ड्राइव पे क्लिक करेंगे, सीधा वो उसी जगह पे लेके आ जाएगा जहां पे Recording in progress. चलिए कोई नहीं, ट्राई करिएगा, आपके बैकअप यहाँ पे गूगल ड्राइव पे आ जाएगा और वो सिंपली सेव हो जाएगा आपके गूगल ड्राइव पे। और इस यूटिलिटी को कभी भी क्लोज नहीं करना, हमेशा मिनिमाइज करना है। आप इस तरीके से मिनिमाइज करेंगे, वो बैकएंड में यूटिलिटी चलती रहेगी। अगर आपने बंद कर दिया तो फिर ये यूटिलिटी बंद हो जाएगी, फिर वो अपना काम नहीं करेगी बैकअप लेने का। तो बिजी एजेंट यूटिलिटी की हेल्प से
हम डेटा का ऑटोमेटिक बैकअप ले सकते हैं, एक दिन में मैक्सिमम 3 टाइम्स बैकअप ले सकते हैं। लोकल ड्राइव के साथ साथ गूगल ड्राइव पे भी बैकअप ले सकते हैं, जो कि ज्यादा सिक्योर है। सिस्टम वगैरह क्रैश हो जाएगा तो भी आपका गूगल ड्राइव का बैकअप सेव होगा। अब आगे बढ़ते हैं। गूगल ड्राइव अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप बीजी के अंदर ही डाउनलोड बीजी एजेंट से बीजी एजेंट की यूटिलिटी इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ से नहीं करना है तो दूसरी जगह है, आपको साइट लॉगिन करना होगा और वहां से भी आप बीजी एजेंट की यूटिलिटी डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आज के टॉपिक पर आते हैं। कंपनी क्रिएट कर लिया था कल हमने, उसमें यूजर नेम पासवर्ड ए रखा हुआ था। ए जो है यूजर नेम, वो सुपर यूजर है। तो आज का जो सबसे पहला है वो है यूजर क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन। कैसे बीजी के अंदर यूजर क्रिएट करते हैं और उसको मॉडिफाई करते हैं। तो यूजर मीन्स अभी आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, सेल भी दिख रहा है, परचेज भी दिख रहा है, डिस्प्ले के अंदर रिपोर्ट्स भी सारी दिख रही हैं, ये सब कुछ ऑप्शन आ रहा है। लेकिन अब आपके मल्टीपल यूजर हैं जो कि काम करेंगे बीसी के अंदर, तो अब आप नहीं चाहते कि उनको सब कुछ दिखाई दे, क्योंकि वो बैलेंस शीट देख लेगा आपकी, तो आपकी प्रॉफिट्स वगैरह चेक कर लेगा, आपके एसेट्स चेक कर लेगा, लाइबिलिटीज चेक कर लेगा। तो ये सब आप उसको नहीं दिखाना चाहते, तो उस केस में आप यहाँ पे यूजर क्रिएट करेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन में यूजर के नाम से एक ऑप्शन आता है, इस पे आप क्लिक करेंगे और मॉडिफाई मोड में देखेंगे तो एक यूजर ऑलरेडी क्रिएटेड होगा जो कि सुपर यूजर है, जो कि हमने जब कंपनी क्रिएट किया था तब बनाया था। पता कैसे चलेगा कि ये सुपर यूजर है कि नहीं है? तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस पे आप देखोगे सिर्फ इतने ही ऑप्शन आएंगे। यूजर ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, यस और नो, सुपर यूजर नेम, सुपर पासवर्ड, ये यहाँ पे सुपर यूजर नेम भी लिखा हुआ है। इट मीन्स हमें पता चल जाएगा कि ये सुपर यूजर है। अब हमें एक और यूजर क्रिएट करना है। आप ऐड पे क्लिक करेंगे, एक यूजर क्रिएट किया बी नाम से। फिर उसके बाद उसको यहाँ पे आप सारे राइट्स दे सकते हो और भी बहुत सारी चीजें। आप इस यूजर को पर्टिकुलर किसी सिस्टम की हार्ड डिस्क के साथ बाइंड भी कर सकते हैं कि ये कहीं और लॉगिन ना कर पाए, ये सिर्फ और सिर्फ उसी सिस्टम पे लॉगिन करे। या मल्टीपल हार्ड डिस्क नंबर बताना है तो मल्टीपल हार्ड डिस्क नंबर भी बता सकते हैं। ऐसे ही वो कंपनी के अंदर मॉडिफिकेशन कर पाए, वाउचर के अंदर प्राइस चेंज कर पाए, डिस्काउंट चेंज कर पाए, मार्कअप चेंज कर पाए। इस तरीके से यहाँ पे आप राइट्स वगैरह डिफाइन करेंगे। फिर उसके बाद अब वो क्या करेगा, तो ट्रांजैक्शन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या कर सकता है, तो आप ये सारे ऑप्शन हटा दीजिए कि वो कुछ भी नहीं करेगा। फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन में क्या क्या कर सकता है, तो आपने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ सेल करेगा, सेल रिटर्न करेगा, रिसीट करेगा और इतना ही चीज करेगा बस। जो जो आपको राइट्स देना है वो आप यहाँ पे राइट्स दे देंगे। ये राइट्स दे दिया। अब इसके बाद सेल के अंदर क्या क्या करेगा, तो आप सेल के अंदर भी देखोगे तो इसमें भी ऑप्शन आएगा, ऐड करेगा, मॉडिफाई करेगा, लिस्ट, डिलीट, व्यू, कैंसिल। तो आपने कहा डिलीट नहीं कर सकता, कैंसिल नहीं कर सकता और मॉडिफाई भी नहीं कर सकता, या मॉडिफाई के दे देते। सेम ऐसे ही आप हर एक ट्रांजेक्शन में सेल रिटर्न में मॉडिफाई नहीं कर सकता, डिलीट नहीं कर सकता, कैंसिल नहीं कर सकता, पेमेंट डिलीट नहीं कर सकता, कैंसिल नहीं कर सकता, मॉडिफाई नहीं कर सकता। इस तरीके से आप यहाँ पे राइट्स दे देंगे और इसके बाद इसको सेव कर देंगे। अब बी यूजर में लॉग इन करेंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे बी यूजर से लॉग इन किया तो नीचे आप देखोगे तो यूजर का नेम भी मेंशन होता है बॉटम में कि कौन से यूजर से कंपनी लॉगिन है। तो बी यूजर से कंपनी लॉगिन है। अब आप देखिए एडमिनिस्ट्रेशन में सारे ऑप्शन हाइड हो गए, सिर्फ मास्टर और चेंज फाइनेंशियल ईयर का राइट्स दिया था, सिर्फ वही आ रहा है। अब ट्रांजैक्शन के अंदर भी आप देखोगे जितने राइट्स दिए सिर्फ वही आ रहे हैं, बाकी सारे ऑप्शन हाइड हो गए। डिस्प्ले के अंदर अभी हमने कुछ हटाया नहीं था इसलिए वो सारा कुछ आ रहा है। अब पता कैसे चलेगा कि ये सुपर यूजर से लॉगिन है या सब यूजर से लॉगिन है? मान लेते हैं कि इसको मैंने सारे राइट्स दिए थे तो सब कुछ दिखेगा, लेकिन पता कैसे चलेगा कि ये सुपर यूजर से लॉगिन है या सब यूजर से लॉगिन है? तो जब भी आप यूजर पे क्लिक करेंगे तो चेंज पासवर्ड का ऑप्शन अगर आ रहा है, सिर्फ चेंज पासवर्ड का ऑप्शन अगर आ रहा है, इट मीन्स कि
वो सब यूजर से लॉगिन है, सुपर यूजर से लॉगिन नहीं है। और अगर ऐड मॉडिफाई लिस्ट का ऑप्शन आ रहा है, इट मींस वो सुपर यूजर से लॉगिन है। यूजर स्विच करने के लिए बार बार कंपनी क्लोज करने की जरूरत नहीं है, राइट साइड में शॉर्टकट दिया हुआ है। स्विच यूजर के लिए ऑल्ट यू प्रेस करके भी आप यूजर नेम पासवर्ड बता सकते हैं, और इस तरीके से ये वापस से मेन यूजर से लॉगिन हो गई कंपनी। अब आप यहाँ पे यूजर के अंदर देखेंगे तो ऐड मॉडिफाई लिस्ट आ रहा है। तो ध्यान रहे, आपको चेक करना है कि ये कंपनी सुपर यूजर से लॉगिन है या नहीं है, क्योंकि जब थोड़ी ट्रबल शूटिंग करते हैं देन उस केस में हमें ये चीजें ध्यान में रखना होता है कि कंपनी सुपर यूजर से लॉगिन हो। तो उस केस में यूजर बोलता है कि ये सुपर यूजर से लॉगिन है, तो आप चेक भी कर सकते हो कि क्या वाकई में यूजर सुपर यूजर से लॉगिन है या नहीं है। तो यहाँ पे ऐड मॉडिफाई लिस्ट तीनों ऑप्शन आ रहे हैं, इट मींस कि ये सुपर यूजर से लॉगिन है। एक कंपनी का सिर्फ और सिर्फ एक ही सुपर यूजर होगा, लेकिन मल्टीपल सब यूजर हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसके अंदर यूजर क्रिएट कर सकते हो बिजी के अंदर, और उसको राइट्स डिफाइन कर सकते हैं। उसको मॉडिफाई करना है आप मॉडिफाई कर सकते हैं, जो भी चीजें चेंज करना है आप चेंज कर सकते हो। लिस्ट देखना है आप लिस्ट देख लीजिए। ए और बी यूजर, दो यूजर हमने बनाए हो, एक सुपर यूजर है और एक सब यूजर है। तो ये दो यूजर आ गए यहाँ पे। अब नेक्स्ट आगे के टॉपिक्स पे चलते हैं। अब आते हैं कॉन्फ़िगरेशन पे। कल हमने मास्टर देखा था, अब आते हैं कॉन्फ़िगरेशन पे। कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहला है फीचर एंड ऑप्शन। जितने भी कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड फीचर्स हैं वो सब कुछ आपको फीचर एंड ऑप्शन के अंदर ही मिलेंगे। फीचर एंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है रीजनल सेटिंग। रीजनल सेटिंग का रोल बिजी के अंदर करेंसी डेसिमल प्लेसेस कम और ज्यादा करने के लिए यूज करते हैं। रीजनल सेटिंग का रोल करेंसी के डेसिमल प्लेसेस को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए करते हैं। हो सकता है आप मल्टी करेंसी में डील करते हैं, डॉलर में, यूरो में, और वहां पे 3-4 डेसिमल प्लेसेस करना है, तो यहाँ पे आप करेंसी डेसिमल प्लेसेस को इंक्रीज कर सकते हैं। अपने इंडिया में रुपीस के लिए 2 ही डेसिमल प्लेसेस इनफ है, लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन करना है डॉलर की रुपीस में या डॉलर की किसी और करेंसी में, देन उस केस में डेसिमल का थोड़ा रोल ज्यादा हो जाता है। उस केस में यहाँ पे आपको डेसिमल प्लेसेस इंक्रीज करने की नीड पड़ सकती है। तो उस केस में यहाँ पे आप डेसिमल प्लेसेस इंक्रीज करेंगे। तो फीचर एंड ऑप्शन के अंदर रीजनल सेटिंग से आप करेंसी के डेसिमल प्लेसेस को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आपने कभी भी, पहले तो स्टार्टिंग में बाय डिफॉल्ट 2 ही होता है, लेकिन अगर आपने एक बार इंक्रीज कर लिया, फिर डिक्रीज कर दिया, फिर इंक्रीज कर दिया, अगर मल्टीपल टाइम्स करेंगे तो हो सकता है फिर मिसमैच आना स्टार्ट हो जाए। तो इसके लिए एक बार अगर कर दिया तो फिर उसको बार बार कम ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। बैलेंस शीट मिसमैच हो जाएगी 2 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे से, फिर उसको ढूंढना और उसको ठीक करने में बहुत प्रॉब्लम हो। फिर उसके बाद डेट फॉर्मेट वगैरह अगर आपको सेट करना है, DDMMYY या MMDDYY, बाय डिफॉल्ट अपने यहाँ पे इंडिया में DDMMYY से सारी रिपोर्ट क्लियरली सेट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप डेट फॉर्मेट DDMMYY सेट रहेगा, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना। करेंसी सिंबल, करेंसी स्ट्रिंग, ये सब में कोई भी चेंजेस नहीं करना। फॉर्मेट फॉर डिस्प्लेइंग नंबर, अगर आपको इंडियन नंबर के हिसाब से चाहिए तो इंडियन ले सकते हैं, इंटरनेशनल चाहिए तो इंटरनेशनल सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइम फॉर्मेट आपको 12 आवर्स का चाहिए, 24 आवर्स का चाहिए। फिर दूसरा रोल जो रीजनल सेटिंग का होता है वो होता है कि कंट्री और स्टेट। जब आपने कंपनी क्रिएट किया था, तो अगर आपने कोई गलत कंट्री सेलेक्ट कर ली या गलत स्टेट सेलेक्ट कर लिया, तो रीजनल सेटिंग से ही आके आप एडिट कर सकते हैं उसको। क्योंकि जब यहाँ पे आप देखोगे एडिट कंपनी के अंदर, तो कंट्री और स्टेट हाइड है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो उसको चेंज करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर एंड ऑप्शन के अंदर रीजनल सेटिंग, यहाँ से आप कंट्री और स्टेट चेंज कर सकते हैं। अगर आपको दिल्ली की जगह पे उत्तर प्रदेश रखना था, दिल्ली की जगह पे उत्तराखंड रखना था, या कोई और अदर स्टेट रखना था, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से रीजनल सेटिंग से करेंसी डेसिमल प्लेसेस, और अगर कंपनी क्रिएट करते वक्त हमने गलत स्टेट या गलत कंट्री सेलेक्ट कर ली,
तो रीजनल सेटिंग से ही जाके उसको चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं डिस्प्ले सेटिंग। डिस्प्ले सेटिंग में कंपनी के बैकग्राउंड की इमेज आप चेंज कर सकते हो। बीजी के अंदर जो बैकग्राउंड इमेज आ रहा है उसको आप चेंज कर सकते हो और कंपनी का लोगो लगा सकते हो। आप देखोगे टॉप बॉटम में तो योर कंपनी लोगो का ऑप्शन आ रहा है, वहां पे आप एक लोगो लगा सकते हैं। दूसरा, ये जो ब्लू स्क्रीन आ रही है बैकग्राउंड में, उसको अगर आपको चेंज करना है और कुछ अपनी कंपनी का बैकग्राउंड लगाना है तो वो आप डिस्प्ले सेटिंग के थ्रू लगा सकते हैं। लेकिन लगाते वक्त एक चीज का ध्यान रखना है कि वो जो इमेज होगा, जो आप इमेज सेलेक्ट करेंगे, उसका जो फॉर्मेट होना चाहिए वो जेपीजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए। कोई और फॉर्मेट बिजी एक्सेप्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इसको यस किया और उसके बाद मेरे को कोई लोगो लगाना है तो इमेज सेलेक्ट करेंगे, इमेज सेलेक्ट कर लेके ओके कर दिया। फिट टू स्क्रीन, स्क्रीन में फिट करना है, आपने कहा यस और इसको ओके कर दिया। अब आप अगर मेन स्क्रीन पे देखेंगे तो बिजी का लोगो आ जाएगा क्योंकि हमने वो लगा रखा है। सेम ऐसे ही अगर आपको कंपनी का लोगो लगाना है तो यहाँ पे आप राइट क्लिक ये क्लिक करेंगे और वो लोगो सेलेक्ट करेंगे। ओके करेंगे तो आप यहाँ देखोगे तो बॉटम में भी लोगो आ जाएगा कंपनी का। तो इस तरीके से डिस्प्ले सेटिंग के थ्रू आप बिजी के अंदर उसका बैकग्राउंड और उसी के साथ साथ उसका लोगो आप सेट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं जनरल फीचर पे। जनरल फीचर में मल्टीपल बहुत सारे फीचर्स आ रहे हैं। जो भी मेन मेन फीचर्स हैं जो कि काम यूजफुल फीचर्स हैं, जो कि आपको डेली यूज में काम आने वाले फीचर्स हैं, उसी को देखेंगे, उसी को कवर करेंगे। अब यहाँ पे आपको मल्टीपल फीचर्स दिख रहे हैं। इसमें ढूंढने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि वो फीचर बताया था जनरल में ही है बट वो कहाँ है मेरे को मिल नहीं रहा, तो आप सिंपल F3 करके सर्च कर सकते हैं। आप इस तरीके से सर्च कर सकते हो। तो अगर आपको कोई भी फीचर जर्नल में, अकाउंट्स में, इन्वेंट्री में, जितने भी पीछे टैब हैं, किसी में भी ढूंढने में अगर प्रॉब्लम हो, आप सिंपल F3 प्रेस करके उस फीचर को सर्च कर सकते हैं। अब सबसे पहला आता है फीचर ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल फीचर ये कंपनी गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग है। गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट की एक नोटिफिकेशन आई है, इसमें उन्होंने कहा है कि आप जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसके अंदर ऑडिट ट्रेल का फीचर होना चाहिए, कंपलसरी है। अभी की जो नोटिफिकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ कंपनीज वालों के लिए, जो प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। प्रोपराइटर और ये सभी के लिए, फर्म्स वगैरह के लिए नहीं है। लेकिन अभी भी ये अप्लाई नहीं हुआ है। मे भी हो सकता है 1 अप्रैल 2023 से अप्लाई हो जाए। तो बिजी के अंदर ये ऑलरेडी फीचर अवेलेबल है ऑडिट ट्रेल का। इस फीचर के थ्रू जो गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि आप जितनी बार भी वाउचर क्रिएट करो, जितने बार भी एक बार आपने वाउचर क्रिएट कर दिया, अब उसको जितनी बार भी मॉडिफाई करोगे उस वाउचर की पूरी हिस्ट्री होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने एक वाउचर क्रिएट कर दिया, उसको सेव कर दिया, फिर उसके बाद आपने उसमें लगा कि यार ये अमाउंट ज्यादा है, इसको कम कर देते हैं, तो इसको आपने कम कर दिया। फिर आपको लगा कि नहीं ये अमाउंट और ज्यादा है, इसको और कम कर देते हैं, फिर आपने कम कर दिया। तो जितनी बार भी आप मॉडिफाई करेंगे उसकी पूरी हिस्ट्री रिकॉर्ड होती जाएगी। तो उसी की लिस्ट गवर्नमेंट ने मांगी है कि कल को अगर कुछ चेकिंग वगैरह होती है तो आपके सॉफ्टवेयर के अंदर ऑडिट ट्रेल का फीचर होना चाहिए जिसके थ्रू ये चीजें चेक हो सके। तो आप इस फीचर को यस करेंगे और उसके बाद इसको सेव करेंगे। अब अभी ए यूजर से लॉगिन है यानी सुपर यूजर से लॉगिन है। अब एक सेल वाउचर ऐड करते हैं। अब हमारे स्टॉक में कुछ भी नहीं है, अगर यहाँ पे हम सेल करेंगे तो एक निगेटिव की वार्निंग आएगी। इसको इग्नोर करते हैं अभी के लिए और इसको सेव कर देते हैं। ये वाउचर सेव्ड हो गया। अब इसके बाद वापस से इस वाउचर को मॉडिफाई मोड में ओपन किया
और इसके अंदर 1200 की जगह 1500 कर दिया, फिर इसको सेव कर दिया, फिर इसको मॉडिफाई किया। अगर आप अलग अलग डेट अलग अलग टाइम पे भी कर रहे हैं तो भी वो सारी चीजें रिकॉर्ड होती जाएंगी। इसको सेव कर दिया। अब इसकी हिस्ट्री पूरी चेक करने के लिए आप डिस्प्ले में आएंगे। चेकलिस्ट के अंदर ऑडिट ट्रेल के नाम से एक ऑप्शन आएगा, आप इस फीचर को यस करें, रिपोर्ट को ओपन करेंगे और इसके बाद इसको ओके करेंगे। कौन सी डेट का देखना है, तो आज की डेट का देखना है। आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे पूरी हिस्ट्री आने लगी कि 29 जनवरी 2022 11:36 पे एक वाउचर ऐड हुआ है। कितने का? 15,680 रुपए का, सॉरी 13,440 रुपए का। फिर उसके बाद नेक्स्ट 29 तारीख को ही 11:36 पे कौन से कंप्यूटर से हुआ है, कंप्यूटर का नेम तक आएगा, कौन से कंप्यूटर से कौन से यूजर ने इसको मॉडिफाई किया और क्या मॉडिफाई किया। तो 13,440 के अमाउंट को इसने मॉडिफाई करके 16,800 बना दिया। इट मींस अमाउंट में कोई ना कोई चेंजेस हुए हैं। फिर ऐसे ही थर्ड मॉडिफिकेशन हुआ उसी वाउचर के अंदर, आप यहाँ से वाउचर नंबर भी देख सकते हैं, डेट देख सकते हैं। तो एक ही रिपोर्ट के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा कि कब कैसे डिलीट, क्या मॉडिफाई हुआ है, क्या कब ऐड हुआ है, कौन से कंप्यूटर से ऐड हुआ है, कौन से यूजर ने ऐड किया है। वो सब कुछ आप वो ऑडिट ट्रेल के फीचर के थ्रू चेक कर सकते हैं। ये बहुत यूजफुल फीचर होता है कि कभी हम गलती से ही हमसे डिलीट हो जाते हैं कोई वाउचर, जैसे अब मैं इस वाउचर को ही डिलीट कर दूं, डिलीट कर दिया, तो अब डिलीट का रिकॉर्ड तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन ये पता कर सकते हैं कि कौन सा वाउचर नंबर डिलीट हुआ है या उसके संग क्या प्रोसेस हुआ है। तब आप यहाँ देखोगे तो इतना पता चल जाएगा कि ये वाउचर डिलीट हो चुका है, इसका एक्शन जो है वो डिलीट में आ रहा है। कौन सा वाउचर नंबर था, तो ये वाउचर नंबर था, ये वाउचर डेट है। अब इसको रिकवर नहीं कर सकते, लेकिन आप वापस से उसको एंटर कर सकते। ये पता चल जाएगा आपको कि आपने कौन से वाउचर को डिलीट किया हुआ है या किसने इसको डिलीट कर दिया, कौन से यूजर ने कौन से कंप्यूटर से ये वाउचर डिलीट हो गया। तो इस फीचर की हेल्प से हम वाउचर की हिस्ट्री मेंटेन कर सकते हैं और उसके बाद उसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट ये था ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल का फीचर भी बहुत यूजफुल है। अब आप देखोगे बीसी के अंदर हर एक फीचर के सामने हेल्प डॉक्यूमेंट्स है, आप इस पे क्लिक करके भी डॉक्यूमेंट्स रीड कर सकते हैं। और जो भी कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उसका बगल में आप देखोगे तो यूट्यूब पे वीडियो है, आप इस पे क्लिक करके यूट्यूब के वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। तो ये था ऑडिट ट्रेल। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो मेन और कॉमन यूजफुल फीचर है वो है बाइंड डेटा विद स्पेसिफाइड हार्ड डिस्क। आप अपने हार्ड डेटा को हार्ड डिस्क के साथ बाइंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके सिस्टम में 10 लैपटॉप है या 10 सिस्टम है, आप चाहते हो कि बड़ा कॉन्फिडेंशियल डेटा है मेरा, ये बाहर कोई और ना चला पाए। आपने क्या किया, आपने उस डेटा को 10 हार्ड डिस्क के साथ बाइंड कर दिया। आपके सिस्टम में, आपके ऑफिस में जितने भी हार्ड डिस्क, जितने भी सिस्टम है, सबका एक हार्ड डिस्क नंबर होगा, उससे आपने डेटा को बाइंड कर दिया। तो अब ये जो डेटा होगा ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं 10 हार्ड डिस्क पे चलेगा, बाकी कहीं और नहीं चलेगा। तो अगर कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा है उसको आप अपने डेटा को हार्ड डिस्क के साथ बाइंड भी कर सकते हो, या कोई यूजर आपका डेटा चोरी करके ना ले जा सके, इसके लिए भी आप उस डेटा को हार्ड डिस्क के साथ बाइंड कर देंगे। अब जैसे ही आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, यहाँ पे आप अपनी हार्ड डिस्क नंबर बताएंगे, तो ये इस सिस्टम की हार्ड डिस्क नंबर आ गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट बताने के लिए आप सेमीकोलन का यूज करेंगे और दूसरी हार्ड डिस्क नंबर बताएंगे, फिर सेमीकोलन, फिर तीसरी हार्ड डिस्क नंबर, फिर सेमीकोलन, फिर चौथी हार्ड डिस्क नंबर। इस तरीके से जितनी चाहे उतनी आप हार्ड डिस्क नंबर मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को हार्ड डिस्क के साथ बाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं वाउचर ऑडिटिंग।
वाउचर ऑडिटिंग का फीचर होता है, आपने नॉर्मल भी सुना होगा कि ऑडिट चल रही है, ऑडिट हो रहा है डेटा का, तो वो जैसे कि कोई एक डिपार्टमेंट होता है कि उसको ऑडिट के राइट्स है, वो सिर्फ और सिर्फ डेटा को ऑडिट करेगा कि जो भी यूजर्स एंट्री डाल रहे हैं वो सब कुछ करेक्ट है या नहीं है। तो उसका काम होता है रीचेकिंग करना या ऑडिट करना, जैसे कि सीएस वगैरह, अकाउंटेंट वगैरह, जब जब भी आपकी ऑडिटिंग होती है देन उस केस में उस वाउचर्स वगैरह को सबको चेक करते हैं। तो इस तरीके से वाउचर ऑडिटिंग के थ्रू अपने वाउचर्स को ऑडिट कर सकते हो, और उस जिस यूजर को भी ये राइट्स देना है कि वो ऑडिट करेगा, उसको आप राइट्स दे सकते हैं कि आप इस वाउचर को ऑडिट करेंगे। ऑडिट एक बार हो जाने के बाद कोई भी उस वाउचर को मॉडिफाई नहीं कर सकता एक्सेप्ट सुपर यूजर। अगर मेरी कंपनी के अंदर 5 यूजर हैं, मैंने दो को वो ऑडिट के राइट्स दे रखे हैं, उसने सारे वाउचर्स ऑडिट कर दिया, तब उस केस में कोई भी, कोई भी मीन्स जिसको राइट्स है ऑडिट के, वो भी वाउचर को मॉडिफाई नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा, तो सुपर यूजर के अलावा कोई भी उस वाउचर को मॉडिफाई नहीं कर सकता, अगर एक बार ऑडिट हो गया तब। मैंने इस फीचर को यस किया, इसकी कॉन्फ़िगरेशन करी। कॉन्फ़िगरेशन, फीचर एंड ऑप्शन, जनरल। अब इसमें ऑडिट फीचर को इनेबल किया, कॉन्फ़िगरेशन। अब वाउचर टाइप, किसके लिए आपको ऑडिट लगाना है, सेल के लिए, परचेज के लिए, सेल रिटर्न के लिए, परचेज रिटर्न के लिए, किस किस वाउचर टाइप के लिए आपको ऑडिट फीचर का यूज करना है। सभी के लिए करना है तो भी आप कर सकते हो। मैंने अभी कहा कि कोई भी मैं पेमेंट वगैरह करूं तो उसको ऑडिट के लिए होना चाहिए, वो ऑडिट के लिए जाना चाहिए। पेमेंट के लिए लगा दिया। वाउचर सीरीज कौन सी, तो सारी। यूजर हु कैन ऑडिट, कौन सा यूजर इसको ऑडिट करेगा, तो ए सुपर यूजर है तो ए के पास तो ऑलवेज राइट्स होगा। उसके अलावा भी अगर आपके मल्टीपल यूजर्स हैं और उसको अगर आपको ऑडिट के राइट्स देना है कि वो ऑडिट कर देगा, तो आप उसको भी राइट्स दे सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ सुपर यूजर को राइट्स दिया और इसको सेव कर दिया। अब इसके बाद बी यूजर्स, बी को राइट्स दे देते हैं पहले पेमेंट वाउचर के। अब इसके बाद बी यूजर से लॉगिन होते हैं, बी यूजर से एक पेमेंट का वाउचर एंटर करते हैं। ये वाउचर सेव हो गया, एक दो और वाउचर डाल लेते हैं। तो ये दो वाउचर और सेव हो गया। अब उसके बाद वापस से ए यूजर से लॉगिन करते हैं, तो डिस्प्ले के अंदर ही चेकलिस्ट के अंदर ऑप्शन आएगा वाउचर ऑडिट रिपोर्ट, आप इस पे क्लिक करेंगे। अनऑडिटेड वाउचर या ऑडिटेड वाउचर, आपको क्या चाहिए देखना है, ऑडिटेड वाउचर देखना है या अनऑडिटेड वाउचर देखना है। अनऑडिटेड वाउचर पे क्लिक करेंगे। कौन से वाउचर टाइप के लिए आपको ऑडिट फीचर यूज कर रहे हैं तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने लगाया था पेमेंट, तो आप पेमेंट सेलेक्ट करोगे। कौन से डेट से कौन से डेट तक का आपको देखना है, एंटर एंटर, ओके। तो ये दो वाउचर है जिसका स्टेटस अनऑडिटेड है। ऑडिट करने के लिए स्क्रीन पे ही आप देखोगे तो शॉर्टकट मेंशन है, ऑडिट वाउचर के लिए F4 का ऑप्शन सेट है। तो यहाँ पे सिंपल आप F4 प्रेस करेंगे, F4 प्रेस करेंगे तो ऑडिट प्रोसेस टू बी इनिशिएटेड फॉर ओनली दिस वाउचर, या जितने वाउचर हैं सभी पे, या कैंसिल। तो मैंने कहा ओनली दिस वाउचर। अब ये वाउचर ऑडिट हो चुका है। ऐसे ही सेम इस पर भी आपने F4 किया और इसको ओनली दिस वाउचर।
तो इस तरीके से अब ऑडिटेड वाउचर में देखेंगे तो वही दो वाउचर यहाँ ऑडिटेड वाउचर्स के अंदर शो करेगा। ऑडिटेड बाय में लिखा हुआ आएगा कि किसने इसको ऑडिट किया हुआ है, ए यूजर ने किया, बी यूजर ने किया, सी यूजर ने किया। अब एक बार अगर आपने वाउचर को ऑडिट कर दिया तो उसको आप सिर्फ और सिर्फ सुपर यूजर ही उसको मॉडिफाई कर सकता है, बाकी कोई और अदर यूजर उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता। फिर आगे आते हैं जनरल में ही, मेंटेन इमेज एंड सिग्नेचर विद यूजर। आपने जो यूजर क्रिएट किया, बी यूजर क्रिएट किया, ए यूजर क्रिएट किया, उसकी आप इमेज और सिग्नेचर भी ऐड कर सकते हैं। उस यूजर का आप यूजर और सिग्नेचर भी, उस यूजर का आप इमेज, उसका मतलब मेन पासपोर्ट साइज फोटो या फोटो नॉर्मल फोटो, और साथ ही साथ उसके सिग्नेचर को ऐड कर सकते हैं। और फिर ऐसा भी चाहिए कि जब भी वो इनवॉइस जनरेट करे तो नीचे उसकी सिग्नेचर की जगह पे सिग्नेचर होके आ जाए, तो वही यूजर्स की जो साइन की आप इमेज लगाओगे उसी के बेसिस पे वहां सिग्नेचर भी होकर आ जाएगा। जैसे मेंटेन इमेज एंड सिग्नेचर विद यूजर, आप इस पे कॉन्फ़िगर करेंगे और यहाँ पे आप टैग इमेज विद यूजर, मेंटेन सिग्नेचर इमेज विद यूजर। तो इस तरीके से आप इमेज और यूजर की इमेज और साथ ही साथ यूजर की सिग्नेचर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके लिए मैंने यहाँ पे फीचर इनेबल कर दिया। अब एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं पहले। फॉर एग्जांपल यूजर साइन के नाम से कोई भी, जैसे इस ये इमेज नहीं है बट इसको ले लेते हैं, इमेज ही लेना है सिर्फ। ध्यान रहे वो इमेज आपकी जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, अगर जेपीजी में नहीं है तो पीसी एक्सेप्ट नहीं करेगा। जेपीजी बनाने के लिए क्या करना है वो भी बता देता हूँ, कि अगर आपने कोई इमेज डाउनलोड करी है, आपके पास है, वो पीएनजी में है, आप इसको पेंट में सीधा ओपन करेंगे और इसके बाद इसको सेव एज जब करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछ लेगा पीएनजी जेपीजी, आप जेपीजी करके भी इसको सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने एक इमेज डाउनलोड कर लिया, इसका एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं यूजर साइन के नाम से, और इसी तरीके से एक और फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं यूजर इमेज के नाम से। दोनों के अंदर एक एक इमेज रख दिया। अब इसके बाद इसी का यहाँ पे पाथ बताएंगे, मेंटेन इमेज विथ यूजर, फोल्डर का पाथ बताना है, सिर्फ इमेज नहीं सेलेक्ट करनी, क्योंकि अगर मल्टीपल इमेज होगी और मल्टीपल यूजर होगा तो वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। डेस्कटॉप पे आएंगे और यहाँ पे यूजर इमेज ओके कर दिया। फिर ऐसे ही सिग्नेचर पे आएंगे, यूजर सिक्स साइन, इसको ओके कर दिया। अब इसके बाद इसको सेव कर देंगे। अब इसके बाद अगर यूजर के अंदर हम चेक करें, ए यूजर के अंदर चेक करें, तो नीचे आप देखोगे तो इमेज, वाउचर इमेज और साइन इमेज दोनों ब्लैंक आ रहा है। तो कैसे आएगा, कैसे पता चलेगा उसको? हमने तो पाथ भी बता दिया, फिर भी उसको पता नहीं चला, वो इमेज आ ही नहीं रही है। अगर मल्टीपल यूजर हैं और आपने एक इमेज रखा है तो कैसे पता चलेगा कि ये इमेज किस यूजर की है? तो उसको मार्क करने के लिए, उसको टैग करने के लिए, जो आप इमेज सेव करोगे वो यूजर के नाम से ही इमेज सेव करोगे। जैसे यहाँ पे ले लिया ए। अब आप अगर यहाँ पे इसको वापस ओपन करेंगे तो नीचे आप देखोगे इमेज आ जाएगी। ऐसे ही, ऐसे ही जब आप यूजर इमेज ओपन करेंगे, इसका भी नाम आपने रख दिया ए और इसको सेव कर दिया। अब आप इसको वापस रीओपन करेंगे तो आप यहाँ पे देखोगे दोनों में सेम इमेज आ गई, एक में यूजर इमेज आ गई और दूसरे में यूजर सिग्नेचर आ गया।
तो इस तरीके से बिजी के अंदर आप किसी भी यूजर की इमेज और सिग्नेचर लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे वो जो इमेज होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ जेपीजी फॉर्मेट के में ही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ऑडिट ट्रेल का फीचर समझ में आ गया। ऑडिट ट्रेल क्या होता है? वाउचर की हिस्ट्री रिकॉर्ड करना है, वाउचर की हिस्ट्री मेंटेन करना है, उस केस में ऑडिट ट्रेल को यस कर देंगे। ये फीचर जब भी आप कंपनी वगैरह क्रिएट करें, ये फीचर ऑटोमेटिकली इनेबल कर दें, मतलब मैनुअली इनेबल कर दें, जिससे कि आगे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब अपने डेटा को हार्ड डिस्क के साथ बाइंड कर सकते हैं। जो हार्ड डिस्क नंबर बताया हुआ है सिर्फ उसी हार्ड डिस्क नंबर पे वो डेटा ओपन होगा, बाकी किसी और हार्ड डिस्क नंबर पे, नई हार्ड डिस्क नंबर पे वो डेटा ओपन नहीं होगा। फिर उसके बाद वाउचर ऑडिटिंग। वाउचर ऑडिटिंग मींस कि कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा है वाउचर बनाने में, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, तो उसके लिए एक ऑडिटर होता है जो उस सारे वाउचर को ऑडिट करता है। तो वो सारे वाउचर्स को ऑडिट करेगा। ऑडिट करने के साथ ही उस पे उसका नाम आ जाएगा कि कौन से यूजर ने इस वाउचर को ऑडिट किया। फिर उसके बाद यूजर की इमेज और सिग्नेचर आप ऐड कर सकते हो। फिर एक बहुत अच्छा फीचर है इवेंट नोटिफिकेशन। इवेंट नोटिफिकेशन के लिए आपको प्ले स्टोर से बिजी बीएनएस ऐप डाउनलोड करना होगा। बिजी बीएनएस, बिजनेस नोटिफिकेशन सर्विस ऐप डाउनलोड करना होगा, जो कि आपके बीएलएस के साथ ही एक्टिव रहेगी। और उसके बाद आप अपने फोन पे कुछ चीजों का नोटिफिकेशन रिसीव कर सकते हैं। जैसे आप ऑफिस के बाहर हैं, आपके यूजर ने कोई वाउचर ऐड किया, तो आपके फोन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। कोई यूजर ने कोई अकाउंट डिलीट किया, तो आपके फोन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि फला यूजर ने ये वाला अकाउंट डिलीट कर दिया है। तो किस कारण से किया वो बाद में आप उनसे पूछ सकते हो। तो इवेंट नोटिफिकेशन के लिए सबसे पहले आपको जनरेट करना है बीडेप आईडी, बिजी डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। इस पर आप क्लिक करेंगे और अपनी एक आईडी जनरेट करेंगे। आईडी जनरेट करने के लिए क्रिएट न्यू आईडी पे क्लिक करेंगे, वो आईडी जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे जो भी आपने बनाया होगा यूजर नेम पासवर्ड वो डालेंगे। करण @ या एक नई क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट न्यू आईडी। इस पर क्लिक करेंगे। यूनिक होना चाहिए। जैसे हम मेल आईडी वगैरह क्रिएट करते हैं तो वो यूनिक होती है, कोई की भी एक मेल आईडी दूसरे मेल आईडी से मैच नहीं करती। तो वो यूनिक आपको मेल आईडी, बीडेव आईडी बनानी होगी। और अगर एक बार वो बनी होगी तो ये खुद ही बता देगा ऑलरेडी एग्जिस्ट। यहाँ पे पासवर्ड मेंशन कर दिया। जो भी कंपनी का नाम है वो कंपनी का नाम आप मेंशन कर देंगे। और उसके बाद जो जो डिटेल मेंशन करने के लिए बोल रहा है वो डिटेल्स बताएंगे। और बीडेप आईडी क्रैश कोर्स जनरेटेड सक्सेसफुली। अब इसके बाद यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे सारी डिटेल आ जाएगी और इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद इवेंट नोटिफिकेशन यस करेंगे और इसको कॉन्फ़िगर करेंगे आपको किस तरीके की नोटिफिकेशन चाहिए। सबसे पहले कौन से नंबर पे आपको नोटिफिकेशन चाहिए, तो वो आप नंबर यहाँ पे मेंशन करेंगे। ध्यान रहे बिजी बीएनएस ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद उस पे आप एक नंबर मेंशन करेंगे, उस पे ओटीपी आएगा। ओटीपी बताने के बाद वो आप रजिस्टर हो जाओगे मोबाइल ऐप पे। यहाँ पे जैसे मैंने एक नंबर बता दिया।
फिर उसके बाद क्या क्या कर सकते हैं, तो आप देखोगे जब भी कोई कंपनी लॉग इन करेगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, जब भी कोई लॉग आउट करेगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, जब भी यूजर स्विच होगा नोटिफिकेशन आ जाएगा, जब भी कोई मास्टर ऐड होगा नोटिफिकेशन आएगा, डिलीट होगा मॉडिफाई होगा तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। सेम ऐसे ही जब आप कोई वाउचर ऐड करेंगे आपके फोन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, जब कोई मॉडिफाई करेंगे तो आपके फोन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, और साथ ही साथ अगर कोई यूजर आपके वाउचर को डिलीट करता है तो भी आपको फोन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब मॉडिफाई वाउचर, इसमें कंडीशन क्या है, कौन से वाउचर पे आपको मॉडिफाई वाउचर की नोटिफिकेशन चाहिए, सेल, परचेज, पेमेंट, रिसीट, किस पर चाहिए, तो जिस पे भी चाहिए उस पे यस नो करके उसको आप सेट कर सकते हैं। सभी यूजर के लिए ऐसा हो या ऑल यूजर, सुपर यूजर या सेलेक्टेड यूजर, आपने मल्टीपल यूजर है उसमें से दो तीन यूजर के साथ ऐसा किया कि जब भी वो पेमेंट वाउचर को मॉडिफाई करे तो मेरे फोन पे नोटिफिकेशन आ जाए, तो आप जैसे उस पर क्लिक करें, जैसे ही वो क्लिक मॉडिफाई करेगा यूजर, वैसे ही इमीडिएट आपके फोन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा जिससे आपको भी इंटीमेशन मिल जाएगा। ये इवेंट नोटिफिकेशन है, आप एक बार ट्राई करिएगा अपने पास, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। सिंपल आप प्ले स्टोर पे टाइप करेंगे बिजी बीएनएस, बीएनएस जैसे डाउनलोड होगा वैसे ही एक नंबर पूछेगा, नंबर बता दीजिए, उस पर ओटीपी डाल दीजिए और उसके बाद वो लॉगिन हो जाएगा। अब आते हैं चेंज वाउचर टाइप कैप्शन। आप इस फीचर के थ्रू वाउचर टाइप के जो कैप्शन है उसको चेंज कर सकते हैं। वाउचर टाइप का कैप्शन मींस सेल, परचेज, पेमेंट, रिसीट, जनरल, कॉन्ट्रा, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, इन सब का आप नाम चेंज कर सकते हो अगर आपको ऐसी रिक्वायरमेंट है तो। बहुत से ऐसे सेगमेंट होते हैं जहाँ पे सेल नहीं होती, जहाँ पे कुछ और होता है, जैसे कि स्कूल में ले लें तो स्कूल में सेल नहीं होती, फीस होती है। तो इस तरीके से आप वाउचर टाइप के कैप्शन को चेंज कर सकते हैं उसका नाम। जैसे आपने यहाँ यस किया, कॉन्फ़िगरेशन करा, जिसका भी आपको नाम चेंज करना है, आपने कहा मटेरियल इशू टू पार्टी, तो यहाँ पे आपने लिख दिया डिलीवरी चालान। डिलीवरी चालान, यहाँ पे आपने डिलीवरी वाली चालान लिख के इसको सेव कर दिया। अब जब भी आप यहाँ पे देखोगे तो मटेरियल इशू टू पार्टी की जगह पे आ जाएगा डिलीवरी चालान। ऐसे ही आपको किसी का भी कैप्शन चेंज करना हो तो आप कैप्शन चेंज कर सकते हैं। पहले जैसा करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे और यहाँ पे लोड डिफॉल्ट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देंगे तो वो पहले जैसा हो जाएगा और इसको सेव कर देंगे। फिर उसके बाद इनेबल सेकेंड लैंग्वेज सपोर्ट। बीसी के अंदर आप जो भी इनवॉइसेस जनरेट करते हैं उसको आप सेकेंड लैंग्वेज में भी प्रिंट कर सकते हैं। सेकेंड लैंग्वेज मींस अगर आपको इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज में प्रिंट कराना है तो, जैसे कि तमिल में कराना है, गुजराती में कराना है, मलयालम में कराना है, तो आप सेकेंड लैंग्वेज सपोर्ट के थ्रू प्रिंट इनवॉइस कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक काम करना होगा, सबसे पहले आपको लैंग्वेज डाउनलोड करना होगा। लैंग्वेज डाउनलोड करने के लिए मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, वहां से आप गूगल इनपुट टूल डाउनलोड कर लेंगे। ये लिंक शेयर किया हुआ है, इस लिंक के थ्रू आप गूगल इनपुट टूल डाउनलोड करेंगे, आपको जो भी लैंग्वेज यूज करनी है, हिंदी, तमिल, गुजराती, मलयालम, तेलुगु, जो भी लैंग्वेज आपको चाहिए वो लैंग्वेज आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसको यस करेंगे ऑप्शन को, और एंटर जैसे ही करेंगे वैसे ही मेरे सिस्टम में एक लैंग्वेज इंस्टॉल्ड है हिंदी, तो वो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जब भी आप अपनी कंपनी क्रिएट करेंगे, जब भी आप कोई अकाउंट क्रिएट करेंगे, हर एक के अंदर आपको सेकेंड लैंग्वेज का एक टैब मिलेगा जिस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे बताएंगे बिजी क्रैश कोर्स को आप हिंदी में क्या बोलोगे।
वो यहाँ पे आप जैसे जैसे टाइप करोगे वैसे वैसे लिखा हुआ आता जाए। ऐसे ही जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो भी नीचे यहाँ पे आपको दिखेगा सेकेंड लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा, जिसमें आप इस पार्टी को क्या कहना चाहते हो वो पार्टी का नाम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। बिजी इन्फोटेक, INFOTEC, बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट, तो इस तरीके से यहाँ पे सेव कर देंगे। ऐसे ही उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन पे आएंगे, इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग स्टैंडर्ड फॉर्मेट, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको सेकंड लैंग्वेज में प्रिंट करानी है। अगर सब कुछ कराना है तो यहाँ से इंग्लिश हटा के सेकंड लैंग्वेज करेंगे। सेकंड लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, सेकंड, सब कुछ सेकंड लैंग्वेज चाहिए। फिर उसके बाद इसको सेव कर देंगे। अब अगर आप अपना इनवॉइस चेक करेंगे, एक वाउचर बना लेते हैं। कभी भी ये ऐसे ग्रिड एक्स्ट्रा लग जाए, उसको रिमूव करने की शॉर्टकट होती है F9। आप F9 क्लिक करेंगे वो ग्रिड रिमूव हो जाए। इसको आप सेव करेंगे, प्रिंट करेंगे जब, तो यहाँ पे आप देखोगे पूरा इनवॉइस आपका हिंदी में प्रिंट होके आ गया। पूरा एक एक चीज आपका हिंदी में प्रिंट होके आ गया। उसका रुपीज इन वर्ड्स, टैक्स कैटेगरी, टैक्स समरी, सब कुछ आपका हिंदी में टाइप होके आ जाएगा। तो इस तरीके से बिजी में आप सेकेंड लैंग्वेज में भी इनवॉइस को प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे सिर्फ और सिर्फ प्रिंट, कोई रिपोर्ट में नहीं आएगा, कोई कहीं नहीं आएगा। जब भी आप खाली रिपोर्ट प्रिंट करेंगे, जब भी आप कोई इनवॉइस सॉरी जब भी आप कोई इनवॉइस प्रिंट करेंगे, देन उस केस में वहां पे आपका सेकेंड लैंग्वेज में आ जाएगा। किसी किसी को ऐसा चाहिए होता है, जैसे मंडी के केस में उन्हें हिंदी में चाहिए, या उधर कहीं लोकल लैंग्वेज जैसे तमिल, कन्नड़, कन्नड़ा, या इस तरीके से कोई गुजराती में किसी को कोई प्रिंट करना है, तो उसमें वो गूगल इनपुट टूल डाउनलोड करेंगे और सिंपल इस तरीके से कॉन्फ़िगर करके अपने इनवॉइसेस को सेकेंड लैंग्वेज में प्रिंट करा सकते हैं। फिर नेक्स्ट, इनेबल कनेक्टिविटी विद गूगल ड्राइव। ये भी बहुत पावरफुल फीचर है बिजी का। इसके थ्रू आप अपनी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, जिसको आप एक्सेल पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, वो सारी रिपोर्ट्स को आप गूगल शीट पे भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जितने भी आपकी बिजी के अंदर रिपोर्ट्स हैं जिसको आप एक्सपोर्ट करते हो एक्सेल पे, PDF में, वो सारे रिपोर्ट्स को आप वो सारे रिपोर्ट्स को आप गूगल शीट पे भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है कि टर्म्स एंड कंडीशन हिंदी में प्रिंट नहीं हुआ, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। वैसे टर्म्स एंड कंडीशन भी हिंदी में प्रिंट हुआ था, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। फीचर को इनेबल कर लेते हैं सबसे पहले। अब इसके बाद वापस से देखते हैं उसी वाउचर को मॉडिफाई मोड में ओपन करके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। तो टर्म्स एंड कंडीशन अगर हिंदी में प्रिंट नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात है। तो इसको अब इसको प्रिंट कराना है हिंदी में, तो आप क्या करेंगे उस केस में? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सर। उस केस में ये टर्म्स एंड कंडीशन को आप कॉपी करोगे। सबसे पहले मैंने इसको कॉपी कर ली। कॉपी करने के बाद आप डिक्शनरी में ऐड करेंगे। डिक्शनरी में ऐड करने के लिए मिसलेनियस डेटा एंट्री में जाएंगे और सेकेंड लैंग्वेज डिक्शनरी का ऑप्शन आएगा।
इसमें आप आएंगे, आप देखोगे इसमें हर एक चीज का मतलब लिखा हुआ है हिंदी में, एंड को क्या बोलेंगे, ऑथराइज को क्या बोलेंगे। इस तरीके से आप लास्ट में अपना वाला भी ऐड कर देंगे टर्म्स एंड कंडीशन। जैसे मैंने यहाँ पे इंग्लिश में कॉपी किया, अब हिंदी में आप क्या लिखोगे वो यहाँ पे आपको टाइप करना होगा। बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिख दिया और इसको सेव कर दिया। इसी तरीके से अगर आपको कोई भी चीजें ऐसे ही ऐड करनी हो तो आप डिक्शनरी में जाके ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहली लाइन सिर्फ वो हिंदी में प्रिंट होके आ जाएगी। इसी तरीके से आपको सारी लाइनें ऐड करना है तो वहां पे आप सारी लाइनें ऐड कर सकते हैं। या कोई और अगर आपका टर्म्स एंड कंडीशन है तो एज इट इज जैसा आप इनवॉइस में लिखा हुआ है उसी को कॉपी करके आप वहां पे पेस्ट कर देंगे और उसी के साथ हिंदी वर्जन उसका टाइप कर देंगे। तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन भी आपका उसमें प्रिंट होके आ जाएगा सेकेंड लैंग्वेज में। फिर उसके बाद हम गूगल शीट कनेक्टिविटी, गूगल की कनेक्टिविटी पे थे, गूगल ड्राइव से कैसे बिजी को कनेक्ट करते हैं। तो कोई भी ऐसी रिपोर्ट जिसको हम प्रिंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, वो सारी रिपोर्ट्स को हम गूगल शीट पे भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, इनेबल कनेक्टिविटी विद गूगल ड्राइव। यहाँ पे आप मेल आईडी मेंशन करेंगे और वो मेल आईडी ध्यान रहे पीछे लॉगिन भी होनी चाहिए जब आप ऑथराइज करेंगे। तो जैसे ही आपने इसको ऑथराइज किया वो आपको सबसे पहले लॉगिन करने के लिए बोलेगा। या मैं इसी मेल आईडी को ले लेता हूँ, trainings@busy.in को। यहाँ पे मैंने मेल आईडी बता दी, trainings@busy.in, ये एक मेल आईडी बता दिया। इसको ऑथराइज करेंगे। यहाँ पे आपको एक वार्निंग देगा कि मेक श्योर यू आर ऑलरेडी लॉग्ड इन फ्रॉम द मेंशन्ड ईमेल आईडी इन डिफॉल्ट ब्राउजर, डू यू वांट टू कंटिन्यू, आप यस करेंगे। वो यहाँ पे आपको लेके जाएगा, मेल आईडी सेलेक्ट करेंगे, अलाउ कराएंगे, थैंक यू फॉर अलाउइंग, ऑथ एक्सेस इज ग्रांटेड। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा ऑथराइजेशन सक्सेसफुल। तो कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी है। आपको सिंपल मेल आईडी बताना है, वो मेल आईडी पीछे लॉगिन होनी चाहिए और उसके बाद इसको सेव कर देंगे। फिर उसके बाद अब आप जैसे कि यहाँ पे सेल की लिस्ट है, सेल की लिस्ट ओपन करते हैं। अब इसको अगर आपको गूगल शीट पे एक्सपोर्ट करना है तो आप यहाँ एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। तो एक्सेल वगैरह पे आप नॉर्मल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप एक्सेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे उसका पाथ बताएंगे कहाँ पे आपको एक्सपोर्ट करना है और इसको ओके करके एक्सेल पे तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं इजिली। ये हो गया एक्सेल पे एक्सपोर्ट। आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे देखेंगे तो ये लिख आ जाएगी एक्सेल की शीट। लेकिन अगर आपको गूगल शीट पे करना है, गूगल शीट पे इसलिए करना है, गूगल शीट की क्या जरूरत पड़ेगी उसके लिए, आपको जो सिस्टम की डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी कि आपको वो सिस्टम भी लेके हर जगह कैरी करना पड़ेगा। आप किसी भी सिस्टम पे अपनी जीमेल आईडी लॉगिन करेंगे और वहां पे आपको वो शीट मिल जाएगी। तो आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, गूगल शीट सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद इसको ओके कर देंगे। ये आपकी ईमेल आईडी से कनेक्ट करेगा और उसके बाद वो हो जाएगा, एक्सपोर्ट कर लेगा सारी डिटेल। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, डेटा एक्सपोर्टेड सक्सेसफुली टू द फाइल बीसीसी लिस्ट ऑफ सेल इन गूगल ड्राइव, वुड यू लाइक टू ओपन द फाइल नाउ। आप इसको यस करेंगे तो आप देखोगे तो गूगल पे वो फाइल ओपन हो जाएगी। तो ये है, गूगल शीट पे भी आप अपने डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये था अपना जनरल फीचर कि जनरल फीचर कैसे हम ऑडिट ट्रेल का फीचर यूज करते हैं, कैसे वाउचर ऑडिटिंग यूज करते हैं, कैसे अपने डेटा को हार्ड डिस्क के साथ बाइंड कर सकते हैं। इवेंट नोटिफिकेशन, इवेंट नोटिफिकेशन के लिए आपको खुद ट्राई करना पड़ेगा। आप प्ले स्टोर से जाके बिजी बीएनएस ऐप डाउनलोड करेंगे, उस पर एक मोबाइल नंबर रजिस्टर करेंगे और ये एक्टिविटी को यूज करेंगे, तब आपके फोन पे नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाएगा।
वाउचर टाइप कैप्शन कैसे चेंज कर सकते हैं। सेकेंड लैंग्वेज सपोर्ट देखा कि कैसे हम अपने इनवॉइसेस को सेकेंड लैंग्वेज में प्रिंट कराते हैं। सेकेंड लैंग्वेज मतलब हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, कोई भी ऐसी लैंग्वेज इंग्लिश के अलावा वो सारी सेकेंड लैंग्वेज हो गई, या रीजनल लैंग्वेज बोल लीजिए, उसमें आप प्रिंट कर सकते हो। सेकेंड लैंग्वेज गूगल इनपुट टूल डाउनलोड करना होगा जो कि चैट में शेयर किया हुआ है, आप उसको सेव कर सकते हैं। फिर उसके बाद कनेक्टिविटी विद गूगल ड्राइव, गूगल ड्राइव की कनेक्टिविटी करेंगे। यहाँ पे आपको एक मेल आईडी बताएंगे जो कि पीछे बैकएंड में लॉगिन होनी चाहिए, उसके थ्रू आप अपने डेटा को, आप अपने रिपोर्ट्स को गूगल शीट पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद अब जो अपना आज का टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंट्स फीचर। अकाउंट फीचर के अंदर मल्टीपल फीचर्स होते हैं। इस पे भी अगर आपको कोई सर्च करना है तो आप यहाँ पे F3 प्रेस करके डिटेल्स को सर्च कर सकते हैं। इसमें भी मल्टीपल फीचर डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि बिल बाय बिल डिटेल्स, क्रेडिट लिमिट, टारगेट्स, सेल्समैन ब्रोकर वाइज, रॉयल्टी कैलकुलेशन, डेप्रिसिएशन, मल्टी करेंसी। इस तरीके के मल्टीपल फीचर्स हैं जो कि आज के सेशन में कवर करते हैं। सबसे पहला फीचर है बिल बाय बिल डिटेल। बिल बाय बिल डिटेल मींस जब भी आप कोई इनवॉइस जनरेट करते हैं तो उस पार्टी के अगेंस्ट में वो बिल खड़ा हो जाता है। अगर आप परचेस कर रहे हैं तो आपकी लाइबिलिटी हो गई, और सेल कर रहे हैं तो आपके लेने का, उस पार्टी से पैसा लेना है। तो इस केस में क्या होता है कि एक ड्यू डेट भी होती है। बहुत से बिजनेस में ऐसा होता है कि आपको क्रेडिट डेज 30 डेज का दिया गया है, तो वो बिल बाय बिल के थ्रू आप मेंटेन कर सकते हो कि कितने दिन का उसको ड्यू डेज दिया हुआ है। उसके बेसिस पे अगर ड्यू डेट क्रॉस होती है तो आप इंटरेस्ट वगैरह भी चार्ज कर सकते हो। आप आउटस्टैंडिंग चेक कर सकते हो कि कौन सी बिल की आउटस्टैंडिंग अभी क्लियर नहीं हुई है, कौन से बिल की आउटस्टैंडिंग क्लियर हो गई है। तो जब भी हम कोई मास्टर क्रिएट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक मास्टर क्रिएट किया बिजी इन्फोटेक, तो राइट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है मेंटेन बिल बाय बिल बैलेंसिंग। इस फीचर को यस करना होता है। वैसे बाय डिफॉल्ट यस होता है, अगर चाहिए तो यस करेंगे, नहीं चाहिए तो नो कर देंगे। जैसे कि कोई दूसरी पार्टी लेते हैं, जैसे कल हमने एक पार्टी बनाई थी, पार्टी ABC, इसमें आप देखोगे तो मेंटेन बिल बाय बिल बैलेंसिंग यस है। अब इसको अगर मेरे को क्रेडिट डेज सेल का 15 दिन का देना, 15 डेज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया और इसको सेव कर दिया। अब अगर मैं इसको सेल करूंगा, डेट ले लेता हूँ 1/10, पार्टी ABC, मेन स्टोर। इसको जैसे ही सेव करेंगे वैसे ये विंडो ओपन होती है। ये विंडो ही बिल बाय बिल की विंडो होती है, जिसमें ये बता रहा है कि आपका न्यू रेफरेंस जनरेट हो चुका है, 13,440 रुपए इस पार्टी से लेना है। इसकी ड्यू डेट है 16/10, क्योंकि 1/10 में बिल बनाया, 15 दिन का क्रेडिट है, तो 16/10 तक इसके पैसे आ जाने चाहिए। इसको सेव कर दिया। फिर बिल बाय बिल का एक और रोल भी साथ ही साथ एक कवर करते हैं। जस्ट पार्टी सेलेक्ट किया, ये बनाया 10 बॉक्स। अब इतने का 1,34,400 रुपए का बिल बना। इसको आप सेव करोगे, सेव करने के साथ ही 1,34,000 का बिल बना। अगर आपको ऐसा चाहिए कि इसको स्प्लिट करना है, इसको EMI बेसिस पे स्प्लिट करना है कि हर महीने आप इतने इतने रुपए मेरे को दोगे, जो कि फाइनेंस वगैरह के केस में होता है, या और भी जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की आइटम खरीदते हैं उस केस में वो EMI बेसिस पे चलता है। तो नीचे एक ऑप्शन आता है स्प्लिट रेफरेंस, आप इस पे क्लिक करेंगे। कितने रेफरेंसेस बनाने हैं, आपने का 12। मंथली चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, तो आपने का मंथली चाहिए, राउंड ऑफ कर दे और स्प्लिट कर दे। तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली उतने रेफरेंसेस जनरेट कर देगा। 11,200 के हिसाब से उसने सारे रेफरेंसेस को जनरेट कर दिया। इस तरीके से 12 रेफरेंस उसने इमीडिएट बना दिए 15-15 दिन के ड्यू डेट पर। 16/10, सॉरी 15 दिन नहीं, मंथली बेसिस पर 16/10, 16/11, 16/12, 16/1, 2, 3, इस तरीके से। तो ऐसा भी अगर हमें चाहिए तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। इसको ओके करके सेव कर दिया। अब इसके बाद जब भी आप इससे पैसा रिसीव करेंगे
फॉर एग्जाम्पल आज है 1 नवंबर, पार्टी एबीसी ने 10,000 रुपए दिए। तो उसके बाद आपसे पूछेगा कौन से बिल के अगेंस्ट में आपको ये पैसे मिले हुए हैं। तो आप जैसे ही यहाँ पे बिल बाय बिल की विंडो ओपन होगी, यहाँ पे आप एडजस्टमेंट करेंगे और एंटर करेंगे, और कौन से बिल के अगेंस्ट में आपको पैसे मिले हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मल्टीपल बिल्स आ रहा है, मल्टी जितने भी बिल रेफरेंसेस बनाए वो सारे रेफरेंसेस यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप इस बिल को सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद इस कैश मिला, बैंक मिला, वो सब करके इसको सेव कर देंगे। अब इसके बाद आपको देखना है कि इस पार्टी से कितनी आउटस्टैंडिंग है, कौन कौन से बिल मेरे ड्यू हो चुके हैं, कौन कौन से बिल मेरे क्लियर हो चुके हैं। तो डिस्प्ले के अंदर ऑप्शन आता है आउटस्टैंडिंग एनालिसिस, बिल्स रिसीवेबल, जिससे पैसा लेना है वो रिसीवेबल, जिसको पैसा देना है वो पेबल। इसमें अगर आपको ऑल अकाउंट देखना है तो ऑल अकाउंट, वन अकाउंट देखना है तो वन अकाउंट। मैंने यहाँ पे वन अकाउंट लिया, पार्टी एबीसी। पेंडिंग देखना है, ड्यू देखना है या ऑल देखना है। अब देख लेते हैं तीनों को, पहले ऑल ले लेते हैं। 1/4 से लेके मेरे को आज तक का देखना है, या मैं ले लेता हूँ 31 मार्च तक का देखना है कि कौन कौन से बिल मेरे, सारे बिल की डिटेल वो दिखा दे। तो यहाँ पे आप देखोगे जितने भी बिल आपके हैं वो सारे बिल आपको यहाँ पे शो कर रहा है। 31 मार्च की डेट डाली हुई है, इट मीन्स ये रेड कलर से इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये ड्यू हो चुका है, इसका पैसा अब तक आ जाना चाहिए। मतलब हम मान रहे हैं कि आज 31 मार्च है, या अगर हम आज की डेट डाल दें 29/11, 29/11, तो अब 29/11 तक में कौन कौन से बिल ड्यू हो चुके हैं। तो वो आप देखोगे ऊपर के 3 बिल ड्यू हो चुके हैं, क्योंकि इसका पैसा हमें 16/10 के पहले मिल जाना चाहिए, सेम इसका भी पैसा, और सेम इसका 16 नवंबर के पहले मिल जाना चाहिए। ड्यू डेज कितना है, तो 44 डेज एक्स्ट्रा हो गए, 44 डेज एक्स्ट्रा हो गए और 13 दिन एक्स्ट्रा हो गया। फिर उसके बाद इसको और डिटेल्ड में देखना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है बिल एडजस्टमेंट डिटेल। इस ऑप्शन को यस करेंगे तब आपको ये क्या दिखाएगा कि कौन से बिल के अगेंस्ट में आपको पैसे मिले हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे रिसीट हुआ है 1/11 को, कितना अमाउंट, 10,000 रुपए। इसीलिए यहाँ पे आप देखोगे तो रेफरेंस अमाउंट 13,000 रुपए आ रहा है, पेंडिंग अमाउंट 3,000 रुपए आ रहा है। तो इट मीन्स इस बिल के अगेंस्ट में अभी भी 3,000 रुपए लेना है। तो ये सारी डिटेल्स आप तभी मेंटेन कर सकते हो जब आप बिल बाय बिल का फीचर यूज करेंगे। अगर बिल बाय बिल का फीचर यूज नहीं करेंगे देन उस केस में ये ऑप्शन ही नहीं आएगा। अगर आपने फीचर बंद कर दिया है तो सिर्फ अमाउंट रिसीवेबल का ऑप्शन आएगा। इसके अंदर आपको टोटल अमाउंट दिखा देगा, कौन सी पार्टी से कितने पैसे लेने हैं, सिर्फ और सिर्फ बस इतना ही। तो बिल बाय बिल के थ्रू आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। सेम ऐसे अगर किसी पार्टी को पैसे देने हैं तो बिल्स पेबल के अंदर मेंटेन हो जाएगा, किसी पार्टी से पैसे लेने हैं तो बिल्स रिसीवेबल के अंदर मेंटेन होगा। और किसी आपको एजिंग भी देखना है कि 0 से 30 दिन वाले कितनी पार्टी है जिससे पैसा लेना है, 30 से 60 दिन वाले कितने हैं जिससे पैसा लेना है। तो आप इस पे भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये बता देगा कि आपका एक बिल है जो कि 0 से 30 दिन के अंदर का है, 31 से 60 दिन के अंदर का 2 बिल है। इस तरीके से जितने भी होंगे वो स्लैब वाइज यहाँ पे शो कर जाएगा कि कौन से बिल कितने पुराने हो चुके हैं। 30 से 60 दिन वाले 2 इनवॉइस हैं, 0 से 30 दिन वाले आपके एक इनवॉइस। तो उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो कि अब उसको फॉलो अप लेना है, उसको फोन करना है, उसको रिमाइंडर भेजना है। तो रिमाइंडर अगर भेजना है तो प्रिंट ईमेल एसएमएस के अंदर ऑप्शन आता है आउटस्टैंडिंग एनालिसिस। इसमें यहाँ पे ऑप्शन आएगा पेमेंट रिमाइंडर का। अगर आपको किसी पार्टी को पेमेंट रिमाइंडर भेजना है तो आप इस पे क्लिक करके रिमाइंडर भी भेज सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया पार्टी एबीसी, कौन सी डेट तक का, मैंने कहा 29/11 तक का। अब यहाँ पे अगर आप प्रीव्यू देखेंगे तो इस तरीके से आप उस पार्टी को रिमाइंडर वगैरह भी भेज सकते हैं। टू पार्टी एबीसी, डियर सर मैडम योर बैलेंस अमाउंट ड्यू इतना। ये कन्फिगरेबल होता है, आपको जैसा चाहिए वैसा डिजाइन भी हो सकता है। और ये बिल आपके ड्यू है।
तो इस तरीके से आप किसी भी पार्टी को रिमाइंडर भी भेज सकते हैं। तो बिल बाय बिल फीचर के थ्रू ही हम ये सारी चीजें मेंटेन कर पाएंगे। अगर बिल बाय बिल का फीचर नहीं होगा तो फिर हम पेमेंट रिमाइंडर भेजेंगे तो सिर्फ और सिर्फ बैलेंस जाएगा, उसके कोई भी इनवॉइसेस की डिटेल नहीं जाएगी। फिर अब आगे आते हैं क्रेडिट लिमिट। आपको किसी पार्टी की क्रेडिट लिमिट सेट करनी है कि इसको 1 लाख से ज्यादा का उधार नहीं बेचना है, तो आप सेट कर सकते हैं। क्रेडिट लिमिट पे क्लिक करके सेव कर लेंगे। फिर उसके बाद जो भी पार्टी आपने बनाई होगी या बनाएंगे, तो उसमें यहाँ पे आपसे पूछ लेगा वांट टू डिफाइन क्रेडिट लिमिट, आप यस करेंगे। और कितने की क्रेडिट लिमिट देनी है, तो यहाँ पे आपने कह दिया कि 1 लाख की क्रेडिट लिमिट देनी है, इसको आपने सेव कर दिया। अब अगर आप इसका पहले सबसे पहले लेजर देख लेते हैं, ऑल्ट एल करके लेजर देख लेंगे कि इसका कितना हो चुका है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ऑलरेडी 1,37,000 हो चुका है, इट मीन्स क्रॉस हो चुका है। तो कोई बात नहीं, अब अगर हम यहाँ पे बिल बनाएंगे, और इसको जैसे ही सेव करेंगे वैसे ही ऑप्शन आ जाएगा, पार्टी एबीसी इज एक्सीडिंग इट्स क्रेडिट लिमिट 1 लाख, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू। तो आप यस नो करके कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू, अदरवाइज नो कर देंगे। ये अभी वार्निंग के थ्रू हम इसको ये भी सेट कर सकते हैं कि रोक दे। अभी तो हमें हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि यस नो। अगर मुझे चाहिए कि ये रोक दे, यस नो का ऑप्शन ना आए, तो वार्निंग अलार्म का ऑप्शन आता है कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, एक ऑप्शन आता है वार्निंग अलार्म। इस पर आप क्लिक करके यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि क्रेडिट लिमिट, यहाँ पे मैंने कह दिया डोंट अलाउ और इसको सेव कर दिया। अब अगर मैं बिल बनाऊंगा, तो अब आपके पास यस नो का ऑप्शन नहीं आया, आपका सिंपल हो जाएगा अकाउंट पार्टी एक्सीडिंग इट्स क्रेडिट लिमिट। अब इसको आप सेव भी नहीं कर पाएंगे, सेव करेंगे वो बार बार मैसेज देगा। तो अब चूंकि इसकी क्रेडिट लिमिट एक्सीड हो चुकी है, इसके लिए वो सेव भी नहीं कर सकते। क्रेडिट लिमिट की एक रिपोर्ट आती है एमआईएस के अंदर, क्रेडिट लिमिट वेरिएंस के नाम से एक रिपोर्ट आएगी, जिसमें आप ये चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी पार्टी की क्रेडिट लिमिट क्रॉस हो चुकी है। जैसे पार्टी एबीसी का क्रेडिट लिमिट था 1 लाख, उसका बैलेंस हो चुका है इतना, इट मीन 37% वेरिएंस है, मतलब 37% क्रेडिट लिमिट क्रॉस हो चुकी है। इस तरीके से आप यहाँ पे उसकी रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद टारगेट्स, इसी तरीके से आप टारगेट सेट कर सकते हो। आप अपने सेल्समैन है उसका टारगेट सेट करना है, आपका अपना खुद का कंपनी ने टारगेट दे रखा है, आपने किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले रखी है तो उसका टारगेट है, तो आप खुद टारगेट सेट कर सकते हो। सामने परचेज वाले ने आपको टारगेट दे रखा है कि आप इतने का माल खरीदोगे, इतने तक का आपका टारगेट है, अगर आप माल खरीदते हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा, या जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आप टारगेट सेट कर सकते हो। जैसे टारगेट पे फीचर पे क्लिक किया, इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद टारगेट की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो फीचर एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन में ही टारगेट कॉन्फ़िगरेशन के नाम से एक ऑप्शन आएगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। सेल के लिए टारगेट सेट करना है, परचेज के लिए टारगेट सेट करना है, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फॉर्मेट का नाम सेलेक्ट करेंगे। तो अब आपको टारगेट कैसे सेट करना है, पार्टी वाइज टारगेट सेट करना है, आइटम वाइज टारगेट सेट करना है, कि इस आइटम को मेरे को पूरे क्वार्टर में इतना बेचना है, इस पार्टी को मेरे को इतने का माल बेचना है, कैसे जो भी सेट करना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे, पार्टी ग्रुप वाइज, आइटम ग्रुप वाइज, पार्टी आइटम वाइज। पर्टिकुलर इस पार्टी को पर्टिकुलर इस आइटम कितनी बेचनी है, तो पार्टी आइटम वाइज सेलेक्ट कर लेंगे, पार्टी ग्रुप आइटम वाइज, इस तरीके से जो भी हमें चाहिए वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने अभी ले लिया आइटम वाइज। मंथली टारगेट चाहिए, क्वार्टरली टारगेट चाहिए, एनुअली चाहिए, डेट रेंज चाहिए, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो मंथली, क्वार्टरली, एनुअली। यहाँ मंथली ले लिया। अमाउंट के बेसिस पे टारगेट चाहिए, क्वांटिटी के बेसिस पे टारगेट चाहिए, वो भी सेट कर सकते हैं। इंसेंटिव अप्लाई होगा नहीं होगा, वो भी आप सेट कर सकते हो। उसके बाद नीचे आ जाएंगे। मैक्सिमम 3 टारगेट आप 3 स्लैब सेट कर सकते हो। यहाँ पे स्लैब ले लिया हमने 3।
कौन सी आइटम आपने कहा एप्पल, जो भी 10 किलो जितना भी है 10 बेचेगा उसको 2% इंसेंटिव मिलेगा, 20 बेचने पर 4% इंसेंटिव है, और 50 बेचने पर 10% का इंसेंटिव है। ये आपने इसको करके सेव कर दिया। अब क्या होगा, सबसे पहले तो रिपोर्ट देख लेते हैं। तो एमआईएस के अंदर ही रिपोर्ट आएगी टारगेट वेरिएंस की। इस पे आप क्लिक करोगे, फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे, ऑल, कौन से मंथ का टारगेट देखना है, आपने कहा नवंबर का। तो नवंबर का अभी कोई भी टारगेट हमारा पूरा नहीं हुआ है, 10 का टारगेट है, टारगेट मीट नहीं हुआ है। तो आइए देखते हैं, नवंबर में बिलिंग करते हैं। अब अगर हम यहाँ पे चेक करें रिपोर्ट के अंदर, तो यहाँ पे आप देखोगे 50 का टारगेट था, और टारगेट 3 मेट हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमने कितनी क्वांटिटी बेच दी, टोटल अभी तक कितनी क्वांटिटी बेच दी, अगर हम एप्पल का स्टॉक देखें तो ये 10 पीस, 20 पीस, और ये 8 पीस, 38 पीस बेच दिया। ये पुराने वाउचर में डिलीट कर देता हूँ, इससे कंफ्यूजन ना हो। डिलीट करने की शॉर्टकट की F8 होती है, आप उससे डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, हमने अमाउंट पे टारगेट लगाया हुआ है, ना कि क्वांटिटी पे टारगेट लगाया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे टारगेट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, टारगेट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चेक करेंगे तो ये ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे अमाउंट पे टारगेट सेट किया हुआ है। तो इट मीन्स यहाँ पे मेरे को लेना चाहिए 10,000 का एप्पल बेचने पर 2% का इंसेंटिव, 20,000 का एप्पल बेचने पर 4% इंसेंटिव, और 50,000 का एप्पल बेचने पर 10% का इंसेंटिव दिया जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे रिपोर्ट चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे आपका टारगेट था 10,000 रुपए का, सेल अमाउंट है 9600 की, तो अभी भी 400 रुपए का वेरिएंस है। 400 का और माल बेच दूंगा तो टारगेट 1 मीट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे अगर मैं इसी वाउचर को मॉडिफाई करके इसी में बढ़ा दूं, सेव करके, अब अगर वापस से यहाँ पे टारगेट की रिपोर्ट चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो टारगेट 1 मीट हो चुका है। 10,000 का टारगेट था, 18,000 की सेल कर दी, तो टारगेट 1 मीट हो चुका है। अब शॉर्टफॉल टू नेक्स्ट टारगेट 2,000 रुपए का टारगेट और रहता है। अगर इतना कर लूंगा तो टारगेट 2 भी मीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप टारगेट वगैरह सेट कर सकते हो। उसी के बेसिस पे यहाँ पे आपका इंसेंटिव आ जाएगा 2% का। कितना इंसेंटिव बन रहा है? तो 360 रुपए का इंसेंटिव बन रहा है। तो इस तरीके से टारगेट की कॉन्फ़िगरेशन बिजी के अंदर आप अकाउंट फीचर के थ्रू कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट, पहले छोटे छोटे टॉपिक्स कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगर रह जाएगा तो उसको कल के सेशन में कवर करेंगे। टारगेट्स हो गया। अभी इसके बाद बजट। अब अपने जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं या कोई डिपार्टमेंट का ऐसा कुछ है तो उसका आप बजट वगैरह सेट कर सकते हैं, जैसे स्टेशनरी, मार्केटिंग, इन सब का आप बजट सेट कर सकते हैं। जिसके लिए जब भी आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने कहा एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंस, एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंसेस के नाम से आपने एक अकाउंट बनाया जो कि आपके लिए, कंपनी के लिए खर्चा है। तो आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया बजट। बजट डिफाइन करना है, आपने कहा यस। कितना एनुअल का कितना बजट है? आपने कहा 1,20,000 रुपए का। तो उसी के अकॉर्डिंग अप्रैल मई जून जुलाई का ऑटोमेटिकली स्प्लिट हो जाएगा। अप्रैल में 10,000 का खर्चा होना चाहिए, मई में 10,000 का, जून जुलाई अगस्त, और इसको आप सेव कर देंगे।
अब इसमें अगर आप कोई खर्च करते हैं, एम्प्लॉय में 5,000 का खर्च किया, फिर उसके बाद 25/4 में 8,000 का खर्च किया, तो यहाँ पे एक मैसेज भी आएगा कि अप्रैल मंथ में आपका 10,000 का बजट था, आप उसको क्रॉस कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, यस कर देते हैं, अगले महीने कम खर्च कर देंगे। यहाँ पे एमआईएस के अंदर आपको बजट वेरिएंस की रिपोर्ट मिलेगी, इसमें आप चेक कर सकते हो कि कितने का बजट था, कितना खर्च हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे एनुअली 1,20,000 का बजट था, 13,000 रुपये एक्चुअल में खर्च हुआ है। इसमें अप्रैल का बजट 10,000 का था, तो अप्रैल में ही 13,000 रुपये का खर्च हुआ है। बाकी अभी मई जून जुलाई बाकी है। तो इस तरीके से आप इसमें बजट वगैरह सेट कर सकते हैं। अब आते हैं, रॉयल्टी कैलकुलेशन। रॉयल्टी कैलकुलेशन किस पे रॉयल्टी कैलकुलेट होती है? तो जो ऑथर्स वगैरह होते हैं, बुक्स वगैरह जो लिखते हैं, वो अपनी बुक्स को मार्केट में पेटेंट करा के बेच देते हैं और उसके बेसिस पे उसकी रॉयल्टी लेते रहते हैं। जितनी बुक्स बिकेगी उसका एक तरीके से, अगर सिंपल लैंग्वेज में कहे तो एक तरीके से कमीशन वो लेते रहेंगे। तो रॉयल्टी कैलकुलेशन भी बिजी के अंदर मेंटेन कर सकते हैं। स्टार्टिंग में ही हमने बताया था कि बिजी कोई भी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को देख के नहीं बनाया गया है। बिजी जेनरिक सॉफ्टवेयर है, हर एक इंडस्ट्री में बिजी सूट हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हो जो कि बिजी के अंदर फुलफिल ना होती हो, लेकिन उसका भी स्कोप ऑफ कस्टमाइजेशन 100% है। कस्टमाइजेशन से आप उस चीज को भी फुलफिल कर सकते हैं। तो रॉयल्टी कैलकुलेशन फीचर इनेबल करेंगे, इसको सेव करेंगे। अब इसके बाद मास्टर के अंदर आप देखोगे तो एक ऑप्शन बढ़ जाएगा ऑथर। आप यहाँ पे ऑथर क्रिएट करेंगे, इसको आपको किसी अकाउंट के संग भी टैग करना होगा, क्योंकि आप इसकी अकाउंटिंग भी करेंगे, इसको पैसे देंगे। तो यहाँ पे आप एक अकाउंट भी क्रिएट कर लेंगे। सब शॉर्टकट का यूज करके आप यूज कर सकते हो। F3 प्रेस करेंगे, मास्टर खुल जाएगा, वहां से आप क्रिएट कर लेंगे। जिसमें बिल बाय बिल चाहिए उस पर रखेंगे, जिसमें नहीं चाहिए उस पर नो कर देंगे, और इसके बाद इसको सेव कर देंगे। अब जब भी आप कोई आइटम क्रिएट करेंगे, जैसे मैंने ले लिया बुक्स ए, पीस, जीएसटी 5%। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा टोटल नंबर ऑफ ऑथर्स, इस बुक को लिखने वाले कितने ऑथर्स हैं? आपने कहा एक ही है। क्या नाम है उस ऑथर का? तो आर एस अग्रवाल आपने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। कितने परसेंट की उसकी रॉयल्टी बनती है? आपने कहा 5% की रॉयल्टी होती है, और इसको सेव कर दिया। अब आप जितनी भी बुक्स इसकी सेल करेंगे उसका 5% फिक्स है, वो हर एक बुक पे 5% जाता जाएगा उसको। अब ये रिपोर्ट्स चेक करने के लिए डिस्प्ले के अंदर ही एक ऑप्शन आएगा, रिपोर्ट के अंदर, डिस्प्ले के अंदर रॉयल्टी कैलकुलेशन, आप इस पे क्लिक करेंगे। वन ऑथर का देखना है, ऑल ऑथर का देखना है, ऑल ऑथर, सेल्स वैल्यू पे। तो यहाँ पे आप देखोगे आर एस अग्रवाल का 60 रुपए की रॉयल्टी बन रही है। अब यहाँ से आपको उसकी एंट्री पोस्टिंग करनी है, क्योंकि अकाउंटिंग भी करना है। ये तो खाली सिर्फ आ गया कि 1,200 रुपए का माल बेचा था, बुक बेची थी, इसमें आर एस अग्रवाल का 60 रुपए रॉयल्टी है। अब इसके लिए आप एंट्री पोस्ट करेंगे, तो एंट्री पोस्ट करने के लिए भी आपको कुछ भी नहीं सोचना है कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। आप सिंपल इसी स्क्रीन पे रह के F4 प्रेस करेंगे। F4 जैसे ही प्रेस करेंगे वैसे ही यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ऑल ऑथर या सेलेक्टेड ऑथर। हमने कहा सेलेक्टेड ऑथर, उसका ऑटोमेटिकली जर्नल एंट्री पास हो जाएगा, उसकी जर्नल एंट्री पोस्ट हो गई। पता कैसे चलेगा? तो जब भी आप आर एस अग्रवाल का अकाउंट चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे उसके 60 रुपए की एंट्री पोस्ट हो गए, रॉयल्टी पेबल फॉर द पीरियड ऑफ दिस टू दिस। अब इसको अगर आपको पेमेंट करना है तो आप पेमेंट कर दीजिए, आर एस अग्रवाल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक।
अब अगर आप इसका लेजर चेक करेंगे तो यहाँ पे इसका अकाउंट जीरो हो गया। 60 रुपए का कमीशन, 60 रुपए की रॉयल्टी था और उसका हमने 60 रुपए का पेमेंट कर दिया कैश में। तो इस तरीके से बिजी के अंदर आप रॉयल्टी भी मेंटेन कर सकते हैं। अब आते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन सबको पता होगा कि फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं। इसको सिंपल लैंग्वेज में वियर एंड टीयर कॉस्ट भी कहते हैं। आपकी मशीन है, वो चल रही है, तो उसकी वैल्यू हर साल कम होती जाएगी, क्योंकि वो चल रही है तो उसका कुछ ना कुछ उस पर वियर एंड टीयर कॉस्ट होगा। जितने की खरीदी थी उतने की नहीं रहेगी। तो जितने भी फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उन सभी पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। एक फिक्स्ड एसेट्स ऐसा है जिसपे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। कोई बता सकता है कि वो कौन सा फिक्स्ड एसेट्स है? टाइप करके प्लीज बता दें। वो कौन सा फिक्स्ड एसेट्स है जिसपे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता? ऐसा कौन सा फिक्स्ड एसेट्स है? एक मैम प्रगति खंडेलवाल मैम ने रिप्लाई किया है कि लैंड। बिल्कुल सही जवाब है। लैंड एक ऐसी फिक्स्ड एसेट्स है जिसपे कभी भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, उस पे हमेशा एप्रिसिएशन होता है। तो थैंक यू। तो अब आते हैं डेप्रिसिएशन पे। कॉन्फ़िगरेशन, फीचर एंड ऑप्शन के अंदर अकाउंट्स पर आएंगे और यहाँ पे ऑप्शन आएगा डेप्रिसिएशन का। इसी के अंदर डेप्रिसिएशन दो तरीके से चार्ज कर सकते हैं। पहला है इनकम टैक्स एक्ट, दूसरा है कंपनीज एक्ट। बाय डिफॉल्ट इनकम टैक्स एक्ट चलता है, लेकिन अगर आपको कंपनीज एक्ट चाहिए तो आप कंपनीज एक्ट भी इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कंपनीज एक्ट डेप्रिसिएशन भी फीचर इनेबल कर लिया। इसको सेव कर देंगे। अब इसके बाद जब भी आप कोई अपनी डेप्रिसिएशन जब भी आप कोई अपना फिक्स्ड एसेट्स बनाएंगे, जैसे पीसी के अंदर एक फर्नीचर एंड फिक्सचर के नाम से फिक्स्ड एसेट्स बना हुआ है, इसी को ले लेते हैं, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आप अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट इस पर कितना एनुअल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो यहाँ पे आप बताएंगे। जैसे मैंने ले लिया 12%। हाफ ईयरली कितना है? आपने कहा 7%। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग भी अगर आपको चाहिए तो आप कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे कोई एक ही आप मेथड यूज करते हैं, जैसे एक नॉर्मल बिजनेस में कोई एक ही मेथड यूज होता है, या तो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग या तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे भी हमने अभी कंपनीज एक्ट छोड़ देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। अब सबसे पहले एक फर्नीचर एंड फिक्सचर परचेज करते हैं। एक चार में ही फर्नीचर को परचेज कर लिया 1 लाख का, परचेज कर लिया। अब इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 31 मार्च को। तो अब उसके लिए डिस्प्ले के अंदर डेप्रिसिएशन चार्ट पर आएंगे, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे, डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन का अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इतने सारे मेरे एसेट्स हैं जिसमें मैंने फर्स्ट हाफ में जो खरीदा है वो है 1 लाख रुपए का, जिसपे 12% डेप्रिसिएशन चार्ज होना है। यहाँ पे आप देखोगे तो डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज यानी 12,000 रुपए चार्ज होना चाहिए। कितना हुआ? वो अभी जीरो आ रहा है, डेप्रिसिएशन चार्ज जीरो। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, आप सिंपल F4 प्रेस करेंगे, सेलेक्टेड अकाउंट, डेट, दिस ओके। ऑटोमेटिकली जर्नल एंट्री पोस्ट हो जाएगी, हमें कुछ भी नहीं सोचना। आप इसमें वापस ओपन करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए 12,000। कितना चार्ज हुआ है? तो 12,000 ही चार्ज हुआ। अब फर्नीचर की वैल्यू कितनी हो गई? तो 88,000 की वैल्यू रह गई इसकी। अब आप यहाँ पे ऑल टेल करके डेप्रिसिएशन का लेजर चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको 12,000 रुपए उसके लेजर में दिखाई पड़ेगा कि फर्नीचर एंड फिक्सचर पे 12,000 रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। तो हमें कुछ भी सोचना नहीं है कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, मेरे को एंट्री पोस्ट करना है। आप सिंपल उस रिपोर्ट में जाएं, F4 प्रेस करें, बिजी ऑटोमेटिकली वो एंट्री पोस्ट कर देगा।
तो इस तरीके से अगर आपको इनकम टैक्स एक्ट चाहिए तो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, कंपनीज एक्ट चाहिए तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं मल्टी करेंसी। कैसे बिजी के अंदर हम मल्टी करेंसी में बिलिंग करते हैं। अब इसमें हम मेरे को ढूंढना है, मैंने यहाँ पे मल्टी, तो मल्टी करेंसी का फीचर मिल जाएगा। तो मल्टी करेंसी पे आप क्लिक करेंगे, कितने डेसिमल प्लेसेस चाहिए वो डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे और इसको सेव कर देंगे। अब इसके बाद एक बाहर की पार्टी बनाते हैं, एक चाइना की पार्टी क्रिएट कर लेते हैं। कंट्री सेलेक्ट करेंगे, चाइना नहीं है, कोई और ले लेते हैं, बहरीन ले लेते हैं, और इसको यहाँ पे सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद जब हमने ये पार्टी जनरेट करी तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, मल्टी करेंसी इस पार्टी को चाहिए या नहीं चाहिए। हो सकता है आपका लोकल का भी काम हो सकता है आपका फॉरेन का भी काम, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का भी काम। तो आप यहाँ पे अगर इस पार्टी के अगेंस्ट में चाहिए तो आप इसको यस कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। अब इसके बाद जब भी आप इसको सेल करेंगे, सेल टाइप सेलेक्ट करेंगे, एक्सपोर्ट से रिलेटेड पार्टी सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही पार्टी सेलेक्ट करेंगे वैसे ही आपसे पूछेगा कि कौन सी करेंसी में आपको बिल बनाना है, रुपीस में बनाना है, डॉलर में बनाना है, यूरो में बनाना है, या कोई करेंसी अगर आपको नई जनरेट करना है तो आप F3 से क्रिएट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया डॉलर। अब यहाँ पे डॉलर का क्या कन्वर्जन चल रहा है रुपीस में वो यहाँ पे आप बताओगे। तो यहाँ पे मैंने बता दिया 82 रुपए। अब इसको ऑरेंज 100 10 किलो बेचा, 50 रुपए डॉलर के हिसाब से, $50 के हिसाब से। उसके बाद इस पे टैक्स चार्ज किया। तो यहाँ पे भी आप देखोगे सब कुछ पूरा इनवॉइस डॉलर में चल रहा है, यानी $590। तो यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट हो गया 41,000 रुपए और टैक्स का अमाउंट हो गया 7380। इसको आपने सेव कर दिया, ये वाउचर सेव हो गया। अब इसके बाद अगर आपको इस पार्टी का लेजर देखना है कि कितना पैसा इस पार्टी से रुपीस में लेना है, तो आप अकाउंट बुक्स के अंदर लेजर का एक ऑप्शन आता है अकाउंट वाइज, इसमें मल्टी करेंसी, इस पर आप क्लिक करेंगे, उस पार्टी को सेलेक्ट करेंगे, ऑल, बेस करेंसी में देखना है, अल्टरनेट करेंसी में देखना है, बोथ देखना है, मैंने कहा बोथ देखना है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे इस पार्टी का डॉलर में जो रेट, डॉलर में जो वैल्यू है वो है ₹590, लेकिन इंडियन रुपीस में जो वैल्यू है उससे 48,380 रुपए लेने हैं। जब हमने बेचा था तब 82 रुपए का रेट था डॉलर का। अब इससे पैसे रिसीव करते हैं, मान लेते हैं 31 मार्च को इससे पैसे आ गए। थर्टी फर्स्ट मार्च को इससे पैसे आ गए, तो यहाँ पे रुपीस में आए, डॉलर में आए। जैसे डॉलर में आए तो उस समय रेट क्या चल रहा था, तो आपने यहाँ पे कहा 80 रुपीस के हिसाब से चल रहा था। पार्टी का नाम था जिंगडोंग, उसने पूरा $590 पेमेंट कर दिया, हमने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। अब इस बैंक के अंदर भी हमें मल्टी करेंसी इनेबल करना पड़ेगा, तो मॉडिफाई करने की शॉर्टकट होती है ऑल टाइम। आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम मिले तो आप सिंपल ऑल टाइम करके मॉडिफाई कर सकते हो और इसको सेव कर देंगे। इसको एक बार हटा के वापस से लगा लेते हैं, डेबिट किया, मल्टी करेंसी ले आए, ये लेके इसको सेव कर दिया। अब $590 का माल बेचा था, $590 इसने पेमेंट कर दिया, लेकिन जब माल बेचा था तब 82 रुपए डॉलर का रेट था, और जब
पेमेंट रिसीव करी है, तब 80 रुपए डॉलर का रेट हो गया या 81 रुपए। तो अब $2 का जो $2 का डिफरेंस आया है, $2 का, वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले लेजर चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे 590 का 590, ये तो पूरा पैसा आ गया। लेकिन यहाँ पे अगर रुपीस की बात करें तो 48,380 रुपए का माल बेचा था और 47,200 रुपए ही वापिस आए। इट मीन्स 1180 रुपए का मेरा फॉरेक्स लॉस हो गया, फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस। अब इस केस में इसकी एंट्री पोस्ट करते हैं। तो एंट्री पोस्ट करने के लिए भी अगर हम यहीं से देखें तो यहाँ पे हमें 1180 रुपये पता चल जाएगा कि इतना क्या लॉस हुआ है। लेकिन अगर ये तो अभी दो ही बिल है इसलिए पता चल रहा है, लेकिन अगर मल्टीपल बिल होंगे तो ढूंढने में प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बल्क अपडेशन के अंदर एक ऑप्शन होता है, ऑटो जनरेट फॉरेक्स गेन और लॉस वाउचर। ये आपका ऑटोमेटिकली पास कर देगा। वाउचर टू बी जनरेटेड फॉर जिंगजोंग। फॉरेक्स एक्सचेंज का एक वो बना लेंगे अकाउंट। इसको एक्सपेंस में रखना है एक्सपेंस में, इनकम में रखना है इनकम में, जिसमें भी रखना है रख सकते हैं। नेट ऑफ ट्रांजेक्शन दिस दिस दिस, और इसको कर दिया ओके। अब अगर आप इस पार्टी का लेजर चेक करेंगे, इस पार्टी का नाम था जिंगजोंग, तो यहाँ पे आप देखोगे 1180 रुपए की एंट्री ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगी। तो 1180 रुपए की एंट्री ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगी और ये अकाउंट पूरा का पूरा नील हो जाएगा। अब आप देखोगे तो इसका बैलेंस 0 हो गया। तो इस तरीके से बिजी के अंदर आप मल्टी करेंसी में बिलिंग कर सकते हो और फॉरेक्स की एंट्री ऑटोमेटिकली बिजी आपको पोस्ट करके दे देगा। ये भी हमें नहीं सोचना कि कैसे कितने अमाउंट से बिल करना है, कैसे करना है, वो सब कुछ आपको बिजी खुद ही करके दे देगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बैंक रिकंसिलेशन। बैंक रिकंसिलेशन के लिए एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर एंड ऑप्शन के अंदर अकाउंट्स पर आएंगे और इसमें बैंकिंग ऑप्शन के अंदर आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे बैंक रिकंसिलेशन, बैंक इंस्ट्रूमेंट डिटेल, पीडीसी चेक्स, पोस्ट डेटेड चेक्स और चेक प्रिंटिंग। तो यहाँ बैंक रिकंसिलेशन पे क्लिक कर लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट डिटेल पे क्लिक कर लेते हैं, चारों ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। अब एक एक करके देखेंगे क्या होता है। तो अब बैंक रिकंसिलेशन का सिंपल मतलब ये हो गया कि आपने जितनी भी एंट्री करी है वो बैंक से मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, क्योंकि हर मंथ के एंड में आप बैंक से स्टेटमेंट आती है, उसको मैच कराना होता है कि जिस दिन आपने पेमेंट किया सामने वाले को उसी दिन मिला कि नहीं मिला। हो सकता है बीच में ट्रांजेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हुई हो तो उसको 2 दिन के बाद मिला हो, तो वो बैंक से मैच कराते हैं। या आपने कोई ऐसी चेक दी हुआ, आज की डेट की चेक दे दिया, अब सामने वाली पार्टी 10 दिन के बाद बैंक जाती है लेने के लिए, तो आपके बुक से तो वो डिडक्ट हो गया, लेकिन बैंक से एक्चुअल में वो पैसे अभी डिडक्ट नहीं हुए, तो वो मैच कराना होता है, उसको हम बोलते हैं बैंक रिकंसिलेशन। तो उसके लिए यहाँ पे बैंक रिकंसिलेशन का डिस्प्ले के अंदर ऑप्शन है, शो ऑल एंट्रीज, बैंक का नाम, कौन से डेट से कौन से डेट तक का। तो यहाँ पे आप ओपन करोगे तो यहाँ पे वो सारी एंट्री आ जाएंगी उस पर्टिकुलर पीरियड की। अब इसके बाद सेम डे, जैसे कि आपने तो एंट्री कर दी 31 मार्च को 47,200 रुपये मेरे खाते में आए हैं। अब हो सकता है कि आए ना हो सकता है 1-2 दिन के लिए डिले हो गया हो किसी कारण से, तो वो किसी और डेट को आए। या अगर सेम डेट को आए तो आप सिंपल F4 प्रेस करेंगे और क्लियरिंग डेट बता के इसको क्लियर कर देंगे। तो 47,200 आपके खाते में आ चुके हैं। फिर उसके बाद यहाँ से आप रिकंसिलेशन स्टेटमेंट चेक करते हैं कि आपका बैंक का बैलेंस और बिजी का बैंक बैलेंस मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखोगे बैंक बैलेंस एज पर लेजर 47,200। कोई भी ऐसी चेक नहीं है जो डिपॉजिट किया हुआ हो जो कि क्लियर ना हुई हो, कोई भी ऐसी चेक नहीं है जो इशू किया हो वो क्लियर ना हुई, और एक्चुअल बैंक बैलेंस एज ऑन
47,200। तो इस तरीके से आप बिजी के अंदर बैंक रिकंसिलेशन कर सकते हैं। अभी ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं है कि आप ऑटोमेटिक रिकंसाइल कर सके या रिकंसिलेशन की एंट्री को आप इंपोर्ट इंपोर्ट कर सके, वो ऑप्शन अभी नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम पे वो भी हो जाएगा। फिर उसके बाद आप किसी को पेमेंट वगैरह करते हैं, आपने किसी को पेमेंट किया, फॉर एग्जांपल बिजी इन्फोटेक को 10 रुपए का पेमेंट किया, तो किस मोड में किया, इंस्ट्रूमेंट टाइप क्या था, आरटीजीएस किया, एनईएफटी किया, चेक से किया, पीओ डीडी, किस तरीके से आपने पेमेंट किया, वो आप यहाँ पे पेमेंट मोड सेलेक्ट कर सकते हैं कि एनईएफटी करा, चेक किया, पीओ डीडी, ई2एस, अकाउंट टू अकाउंट, आईएमपीएस। अगर चेक से किया तो चेक का नंबर आप बता देंगे यहाँ पे, और इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि जब भी आप बैंक को रिकंसाइल करेंगे तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन आता है शो बैंक इंस्ट्रूमेंट डिटेल, इस ऑप्शन को यस कर देंगे तो यहाँ पे भी आपको इंस्ट्रूमेंट की डिटेल दिखती रहेंगी। कि कभी कभी क्या होता है कि एंट्री होती है तो उसमें रेफरेंस नंबर लिखा होता है एनईएफटी आरटीजीएस का, तो वो रेफरेंस नंबर आप मेंशन करोगे तो वो यहाँ पे भी आपको शो करेगा, जिससे आपको रिकंसाइल करने में इजी हो जाए। फिर उसके बाद आप किसी को पेमेंट वगैरह करते हैं तो दो तरीके की, चेक से पेमेंट करते हैं तो दो तरीके से होता है। एक तो होता है इमीडिएट आपने पेमेंट कर दिया आज की डेट डाल के, दूसरा अगर आप किसी को पीडीसी चेक्स देते हैं, जैसे आज डेट है 29/11, आपने उसको पीडीसी की डेट दे दी कि आपने जो चेक दिया वो दिया है आपने 10/12 का, चेक तो आपने दे दिया, 10/12 को वो बैंक जाएगा और पैसा निकाल लेगा, क्योंकि बैंक जो चेक पर डेट डली हुई है वो 10 दिसंबर की है। बिजी इन्फोटेक को दे दिया 10 लाख रुपए का चेक। अब अगर अभी आप चेक करोगे एचडीएफसी बैंक की लेजर में तो वो 10 लाख रुपए कहीं पे भी नहीं दिखाई पड़ेगा, जबकि हम पूरे साल का लेजर देख रहे हैं तो वो 10 लाख रुपए कहीं पे भी शो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी वो बैंक से पैसा निकला ही नहीं है। अब मान लेते हैं 10 दिसंबर आ गया, अब वो बैंक से पैसा निकल गया, देन उस केस में आप मिसलेनियस डेटा एंट्री के अंदर आएंगे और उस रेगुलराइज पीडीसी को रेगुलराइज करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे इसको करेंगे रेगुलराइज, तो वाउचर रेगुलराइज सक्सेसफुली हो जाएगा, इसको आप ओके कर देंगे। अब अगर आप चेक बैंक के लेजर में चेक करेंगे तो वो 10 लाख रुपए उस डेट को दिखते रहेंगे। तो नीचे लिखा भी होगा चेक डेट 10/12 को, रिसीव्ड ऑन 2/11, तो जो भी होगा वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। तो इस तरीके से बिजी के अंदर आप पीडीसी वाउचर भी मेंटेन, पीडीसी चेक्स भी मेंटेन कर सकते हैं। अब लास्ट, चेक प्रिंटिंग। बिजी के अंदर आप किसी को पेमेंट वगैरह करते हैं और चेक से पेमेंट करते हैं तो उसको बिजी से आप चेक को भी प्रिंट कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ही ऑप्शन आता है चेक प्रिंटिंग, उसकी एक छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, उसको आप कॉन्फ़िगर करेंगे। सबसे पहले फॉर्मेट ऐड करेंगे, फॉर्मेट ऐड करने के बाद कॉन्फ़िगर कर, तो यहाँ पे आप उस अपने चेकबुक के अकॉर्डिंग वो सारी चीजें सेट करते हैं। आपको अकाउंट पे यहाँ नहीं चाहिए, आप उठा के यहाँ कर सकते हो। टोटल अमाउंट अपनी जगह पे नहीं आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे उसको सेट भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब भी आप पेमेंट करोगे वैसे ही आपसे पूछेगा चेक प्रिंट करना है क्या, और आप चेक लगा के चेक प्रिंट भी कर सकते हैं बिजी में। तो इसी तरीके से बिजी के अंदर आप पीडीसी वाउचर्स, पीडीसी चेक्स, इंस्ट्रूमेंट डिटेल, चेक प्रिंटिंग और बैंक रिको का फीचर यूज कर सकते हैं।
आज के टॉपिक से रिलेटेड, आज के फीचर से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि आप इसके बाद आपके पास एक फीडबैक आएगा, वो आप प्लीज शेयर करें, फिल करें, और साथ ही साथ अपनी जो भी क्वेरी हो आप इस पे शेयर करें। इसके अलावा अगर आपकी कभी भी कोई क्वेरी होती है तो आप सपोर्ट हेल्पलाइन पे भी कॉल कर सकते हैं। सपोर्ट हेल्पलाइन नंबर है 828282। मैं टाइप कर देता हूँ यहाँ पे चैट में, 82828282, 5 टाइम्स 82 पे आप कॉल करके भी अपनी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं। प्रीवियस सेशन के रिकॉर्डिंग लिंक चैट में शेयर कर दी गई है। यूट्यूब का चैनल भी है बीसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के नाम से, उसको भी आप सब्सक्राइब करें। उससे क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे वीडियोस हम बनाते हैं, वो आप तक पहुंचेंगे। फीचर से रिलेटेड वीडियोस होते हैं जो कि आप तक, आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहेंगी। Recording stopped.